हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं तरसेम जटैन और स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल जटैन क्लासेस पे। तो चलिए 12th क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अमीन्स चैप्टर को वन शॉट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो भी वन शॉट होने वाली है और कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स। तो लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय बायोमोलिक्यूल्स, मतलब क्या है बायोमोलिक्यूल का। सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो भाई अब जितने भी लिविंग बीइंग है, जितने भी यहां पर क्या है धरती पे लिविंग बीइंग्स, मैं हूं, आप हो, एनिमल्स हैं या और भी स्पीसीज हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं। अब जब उनका जन्म हुआ था वो छोटे थे साइज में। अब क्या हो गए, धीरे धीरे बड़े हुए। क्या वो अपने आप बड़े हो रहे हैं या कुछ खा पी के बड़े हो रहे हैं? तो आंसर आएगा भाई कुछ खा पी के बड़े हो रहे हैं। तो किसी भी लिविंग बीइंग को अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए या ग्रोथ करने के लिए एक्सटर्नल या बाहर से जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। वो बायोमोलिक्यूल्स उसकी बॉडी के अंदर भी बन सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस जो किसी लिविंग बीइंग की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है सिंपली। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स के लिए जो जरूरी है, जो क्या है जरूरी है, वो क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। किस चीज के लिए जरूरी है? ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए हो सकता है, उनकी हेल्थ के लिए हो सकते हैं भाई, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकते हैं, लाइफ मेंटेनेंस के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए भी हो सकते हैं, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, जो इन सब के हमारे मतलब आप सबके लिए खाना जरूरी है या नहीं है, बताइए, है या नहीं है? विटामिन वगैरह जरूरी है या नहीं? बिल्कुल, ये सारे बायोमोलिक्यूल हैं। तो इसकी डेफिनेशन से हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन होते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं? तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें पढ़ना है बच्चे यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड पढ़ना है हमें यहां पर प्रोटीन्स। देन हमें पढ़ना है वाइटामिन्स, वाइटामिन्स। देन हमें पढ़ना है एंजाइम्स। देन हमें पढ़ना है हॉर्मोन्स। और फिर पढ़ना है हमें बच्चे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 टॉपिक रहने वाले हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो ये 6 बायोमोलिक्यूल्स जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इन सब की जरूरत हमारी बॉडी के अंदर रहती है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो, चाहे बीमारियों से लड़ने के लिए हो, चाहे शरीर को एनर्जी देने के लिए हो, चाहे बॉडी के अंदर मसल्स बिल्डिंग का काम हो, चाहे हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन का काम हो कि भाई आनुवंशिक गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दादा परदादा के गुण जो आगे चलती हैं उनकी मतलब मेंटेनेंस हो किसी भी तरह से। तो सबसे पहला जो हमें आज टॉपिक डिस्कस करना है बायोमोलिक्यूल्स में वो रहेगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए भाई प्रोसीड करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में आगे धीरे धीरे सबसे पहले पॉइंट की तरफ, और वो रहने वाला है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। तो ओल्ड डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है ओल्ड डेफिनेशन। तो पहले ये जाना जाता था, देखिए नाम से पता चल रहा है, कार्बो मींस कार्बन, हाइड्रेट मतलब पानी, मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कोल्ड हाइड्रो, ये कार्बोहाइड्रेट्स आर कोल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मतलब इस बात का? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? मतलब ऐसे मोलिक्यूल जिनमें कार्बन और पानी आपको दोनों चीजें दिख जाए अलग से, तो ऐसे मोलिक्यूल कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जांपल से समझेंगे बिल्कुल प्यार से। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। क्या मैं ग्लूकोज को लिख सकता हूं C6 एज इट इज, C6 एज इट इज, और यहां पर देखिए पानी दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा? मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर पानी H2O, H2O, यहां से नीचे से 6 कॉमन निकाल लो, 12 और 6 में से 6 कॉमन निकालो तो 6 आ गया कॉमन। बताइए ये तो क्या हो गया बच्चे? यहां पर कार्बन,
और H2O क्या हो गया है, हाइड्रेट। तो क्या हमने ग्लूकोज को कार्बन और पानी की फॉर्म में लिख दिया या नहीं लिख दिया, लिख दिया है। तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। ये ओल्ड डेफिनेशन ऐसा बोल रही है। कौन बोल रही है, ओल्ड डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज C12H22O11। चलिए इसको लिख पाएंगे इसी तरह से, यस और नो। देखिए C12 रहेगा एज इट इज, यहां पर आप H2O क्या कॉमन निकाल पा रहे हो, 11 कॉमन। देखो 11 कॉमन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया बच्चे, कार्बन, और ये क्या हो गया है, हाइड्रेट। क्या हो गया है, हाइड्रेट। तो बताइए इसको भी आपने कार्बन के हाइड्रेट की फॉर्म में लिख दिया है या नहीं लिख दिया है, तो आंसर आएगा लिख दिया है। तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। चलिए इसका कलेक्टिवली फॉर्मूला देखें तो C2 मतलब 2 कार्बन है इसमें, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है बच्चे, और 2 है इसमें ऑक्सीजन। तो क्या इसको भी लिख पाओगे, तो देखते हैं C2 यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, H2O क्या कॉमन आ रहा है, 2। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर आ गया। क्या इसको भी हमने लिख दिया है कार्बन के हाइड्रेट की फॉर्म में, तो आंसर आएगा हां लिख दिया है। लेकिन सुनिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। ओल्ड डेफिनेशन बोल रही है कि आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की फॉर्म में यदि किसी फॉर्मूले को लिख पा रहे हो तो वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन हमने तो एसिटिक एसिड को भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन की फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं। ये तो कमाल हो गया भाई, जब इसको हमने हाइड्रेट ऑफ कार्बन की फॉर्म में लिख दिया और ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है इस पे तो क्वेश्चन मार्क उठ गया। क्या उठ गया है, क्वेश्चन मार्क। बोलिए खुद से सोचिए ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। रेमिनोज नाम है भाई एक शुगर का, क्या नाम है, रेमिनोज। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O5 होता है, ये रेमिनोज का फॉर्मूला है। क्या आप रेमिनोज को इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, सोचो। कार्बन 6H2O, क्या कॉमन आएगा, यहां से कुछ आ ही नहीं रहा कॉमन। तो इसका मतलब रेमिनोज को हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, नहीं लिख पा रहे। तो इसका मतलब ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका मतलब ओल्ड डेफिनेशन में गड़बड़ है। क्या है, ओल्ड डेफिनेशन में गड़बड़। तो हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में देखो कई चीजों को लिख भी पा रहे हैं, कईयों को लिख पा रहे हैं लेकिन वो फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। किसी को लिख भी नहीं पा रहे और वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। ये तो कुछ पजल जैसा नहीं हो गया, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा पजल। तो इट मींस ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, इसको पूरा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की न्यू डेफिनेशन पे। ओल्ड डेफिनेशन की जगह आ जाते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए भाई मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, नई डेफिनेशन पे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है भाई। बिल्कुल आराम से करेंगे, आपको डिटेल में करवा जाएगा ये पूरा चैप्टर। बस आप बने रहे मेरे साथ और शेयर करते रहें भी दोस्तों के साथ। मॉडर्न डेफिनेशन 3 गुण बताती हैं कार्बोहाइड्रेट के। पहला, उसमें या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए या होना चाहिए उसमें कीटोनिक ग्रुप। या तो उसमें क्या होना चाहिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप, या होना चाहिए कि दोनों में से एक भी हो, एक होना चाहिए कोई भी, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोनिक होना चाहिए। सेकंड, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव मींस उसमें कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। कायरल कार्बन मींस जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं, वो होता है कायरल कार्बन। ऑप्टिकली एक्टिव हो, एल्डिहाइड या उसमें कीटोन हो। ऑप्टिकल एक्टिव वो भी होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। थर्ड, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, मींस उसमें मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। कौन से ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप, मल्टीपल OH ग्रुप। ये 3 करेक्टरिस्टिक्स जिस कंपाउंड में आपको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या, या तो उसके अंदर एल्डिहाइड होना चाहिए मतलब CHO प्रेजेंट होना चाहिए, या उसके अंदर कीटोन होना चाहिए मीन CO प्रेजेंट होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए वो, पॉलीहाइड्रोक्सी या OH उसमें मल्टीपल OH ग्रुप होने चाहिए मतलब अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। यदि ये तीनों किसी में प्रेजेंट है तो बच्चे वो कहलाता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट। ये न्यू डेफिनेशन है और इसी के अकॉर्डिंग जब हम आगे बढ़ेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज में तो आपको बिल्कुल सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि क्या मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन का, क्या मतलब ऑप्टिकल एक्टिव का, क्या मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी का, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको धीरे धीरे। तो क्लियर है, न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, रेमिनोज है, हमारे पास डिऑक्सीराइबोज है, राइबोज है, ये सारे, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो क्लियर है, चलिए आगे चलिए भाई, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादातर हमारी एनर्जी सोर्स होते हैं। जो हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हो आप, ठीक है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी सोर्स हमारा कौन हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए बारी बारी जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फिर डेफिनेशन याद रखेंगे, मैं आपसे आगे पूछने वाला हूं इसी वीडियो लेक्चर में धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे आ गए हैं हम। कार्बोहाइड्रेट एक वर्ड से निकल कर आया वर्ड है और एक वर्ड होता है जिसका नाम है सैकेरिन। क्या नाम है बच्चे जिसका, सैकेरिन। सैकेरिन का मतलब होता है बच्चे शुगर। क्या मतलब होता है, शुगर। मतलब जितनी भी शुगर है आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। घर पे आप चीनी खाते हो उसमें शुगर होती है, ठीक है, आप रोटी खाते हो उसमें शुगर प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज शुगर ही तो है और क्या है। तो ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वर्ड कहां से निकल कर आया, सैकेरिन। सैकेरिन वर्ड का मतलब होता है शुगर। तो अब जहां पर मेरे को कार्बोहाइड्रेट वर्ड यूज करना होगा वहां पर मैं सैकेरिन वर्ड यूज किया करूंगा, सैकेरिन। या एक और वर्ड है इसका, सैकेराइड्स। सैकेराइड्स क्या है बच्चे, सैकेराइड। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उस पर आप न जाएं। तो सैकेराइड्स और सैकेरिन का मतलब क्या है यहां पर, शुगर। और इन सब का मतलब क्या है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट। इन सब का मतलब क्या है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट। तो जहां पर अब कार्बोहाइड्रेट दिखे वहां पर मैं सैकेरिन या सैकेराइड वर्ड आगे से यूज करूंगा। तो चलिए भाई क्लासिफिकेशन चलते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, नाम से ही पता चलेगा आपको। मोनो, मोनो का मतलब होता है बच्चे एक। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सिर्फ एक यूनिट प्रेजेंट होगी, सिर्फ एक यूनिट। मतलब जैसे मान लो ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, इसमें तो 2 यूनिट प्रेजेंट होगी ना, एक ये तो जुड़ी हुई है, तो ये तो डाईसैकेराइड हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, डाईसैकेराइड। लेकिन ये अकेला तो मोनोसैकेराइड कहलाएगा ना, सिर्फ एक यूनिट है इसमें। क्या है, सिर्फ एक यूनिट, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, जिनमें सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड हो, सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, मोनोसैकेराइड बोला जाता है। जैसे बच्चे फॉर्मूला है ग्लूकोज C6H12O6, ये मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज C6H12O6, ये मोनोसैकेराइड है। अभी अभी हमने किया था रेमिनोज, ठीक है, रेमिनोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O5, ये भी बच्चे क्या है, मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड। क्लियर है, अच्छी बात है सर। फिर आ जाते हैं हम ओलिगोसैकेराइड पे। ओलिगोसैकेराइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोसैकेराइड। ऐसे सैकेराइड्स जहां पर रुकिए एक सेकंड, जहां पर 2 से 10 यूनिट
2 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं यूनिट्स आपस में ज्वाइंट हो, ठीक है, मतलब जुड़ी हुई हो, 2 से 10 यूनिट। सोचो भाई ये मोनोसैकेराइड है, ये क्या है, मोनोसैकेराइड। इसको आप दो बार जोड़ दोगे तो डाइसैकेराइड, इसको 3 बार जोड़ दोगे तो ट्राई, 4 बार जोड़ दोगे तो टेट्रा, 5 बार जोड़ोगे तो पेंटा, 6 बार जोड़ोगे तो हेक्सासैकेराइड। तो यदि ये जुगाड़, ये मोनोसैकेराइड 2 से 10 बार जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। तो अब ये एक मोनोसैकेराइड का एग्जांपल याद कर लो बस आप, ग्लूकोज का C6H12O6, यहीं से काम चल जाएगा आपका, बस ये फॉर्मूला रट लीजिए भाई। तो यदि इसको मैं मोनोसैकेराइड मान रहा हूं C6H12O6 को, यदि ये अकेला है तो मोनोसैकेराइड है, यदि ये 2 बार जुड़ा हुआ है तो डाइसैकेराइड है, 3 बार जुड़ा हुआ है तो ट्राइसैकेराइड है, 4 बार जुड़ा हुआ है तो टेट्रासैकेराइड है। क्लियर है सर? 2 बार जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। 2 बार जुड़ा है तो क्या बोलेंगे बच्चे, डाइसैकेराइड। ठीक, आपको जोड़ना आना चाहिए भाई। अब इसको 2 बार जोड़कर देखें, खुद से सोचो, जो 2 बार जोड़कर देखो, C6H12O6 प्लस C6H12O6, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, डाइसैकेराइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप। जोड़िए, C कितने हो गए बच्चे 12, H कितने हो गए बच्चे 24, ऑक्सीजन कितनी हो गई है बच्चे 12। ठीक है, अब जो ये बना है ना, बना, इसमें से पानी माइनस कर दो भाई, पानी को क्या कर दोगे, माइनस, तो क्या बनेगा, C12H22O11। तो इसका मतलब जो ये है ना, ये फॉर्मूला किसका है, डाइसैकेराइड का। क्या है, डाइसैकेराइड का। तो डाइसैकेराइड क्या कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा, समझाता हूं मैं आपको। एक मोनोसैकेराइड ये है, एक मोनोसैकेराइड ये है। ये मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में से पानी निकल जाएगा, पानी बाहर हो जाएगा यहां से, और जैसे ही पानी बाहर होगा तो जो फॉर्मूला बचेगा वो डाइसैकेराइड का बच गया बच्चे। किसका बच गया है बच्चे, डाइसैकेराइड का फॉर्मूला बच गया है। क्लियर है ना पॉइंट यहां पर? ठीक है, डाइसैकेराइड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, सुक्रोज है बच्चे, सुक्रोज डाइसैकेराइड होती है। क्या होती है, डाइसैकेराइड होती है हमारे पास। ठीक है, लैक्टोज है बच्चे, लैक्टोज क्या होती है, डाइसैकेराइड होती है। तो ये एग्जांपल किसके हैं, डाइसैकेराइड के। इसी तरह से जहां पर 3 यूनिट जुड़ी होंगी तो क्या हो जाएगा, ट्राइसैकेराइड। कैसे जोड़ोगे, देखो इसमें एक और ग्लूकोज लिखोगे तो 2 पानी के मोलिक्यूल बाहर निकलेंगे ना, एक यहां से और एक आगे से, तो क्या बन जाएगा आपके पास, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए फाइनली आ जाता है हमारे पास बच्चे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स पे आ जाते हैं, कहां जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स पे, जहां पर n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ी होंगी मोनोसैकेराइड की। मतलब यदि ये मोनोसैकेराइड है तो इसको n टाइम्स जोड़ दो, मतलब 1000, 2000, 3000, 10,000 बार जोड़ दीजिए, n टाइम्स जोड़ दीजिए। कितनी बार जोड़ देंगे बच्चे आप इसको, n टाइम्स जोड़ देंगे। ठीक है, कितनी बार जोड़ देंगे, n टाइम्स। क्लियर है? तो वो बन जाएगा पॉलीसैकेराइड। अब सर इसका भी फॉर्मूला बनाना सिखा दो हमें, तो देखो कैसे बनाना है। C6H12O6, बोलिए ये मोनोसैकेराइड है या नहीं है, क्लियर है? इसी में से पानी बाहर कर दो, तो इसमें से पानी घटाओगे तो 2 तो हाइड्रोजन घट जाएंगी, तो हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पर 10, एक ऑक्सीजन घट जाएगी तो यहाँ पर आ जाएंगी 5, और इसको कर दो बंद, और पाँव में लिख दो इसके n, तो इसका मतलब इसकी n बार यूनिट जुड़ी है। तो ये किसका एग्जाम्पल बचे, पॉलीसैकेराइड का। किसका एग्जाम्पल है ये, पॉलीसैकेराइड का। तो आपको बनाने आने चाहिए भाई ये पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला बन गया पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास आते हैं बच्चे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आता है हमारे पास, स्टार्च आता है हमारे पास, ठीक है, ग्लाइकोजन आता है हमारे पास, क्या आता है, ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन आता है हमारे पास। ये सारे क्या हैं, पॉलीसैकेराइड है। तो क्लियर है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए। सैकेरीन वर्ड से मिलकर बना है, सुगर होता मतलब सैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब जहां एक यूनिट है, ओलिगोसैकेराइड का मतलब जहां से 2 से 10 यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, तो वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड। जहां 2 यूनिट जुड़ी है तो डाइसैकेराइड है, 3 यूनिट जुड़ी है तो ट्राइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड कैसे बनाना है आपको, 2 यूनिट को जोड़ो, पानी कर दो बाहर। ट्राइसैकेराइड कैसे बनेगा, देखो 1 2 3, ये जुड़ेंगे तो यहां से पानी बाहर होगा, ये जुड़ेंगे तो यहां से पानी बाहर होगा, तो तीनों यूनिट जुड़ जाएंगी तो ट्राइसैकेराइड हो जाएगा। मोनोसैकेराइड अब की बार इसको मानकर चल रहे हैं। पॉलीसैकेराइड में मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पर जुड़ी होंगी
वो क्या कहलाएंगी, पॉलीसैकेराइड्स कहलाएंगी। ठीक है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसैकेराइड। बनेगा कैसे मैंने बता दिया, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल लिखो, फॉर्मूला उसमें से पानी बाहर करके पाव में क्या लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। क्लियर है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो चलिए भाई छोटा सा डिफरेंस डाल लेते हैं, एल्डोसिस और कीटोसिस आपकी बुक में कहीं पर लिखा हो सकता है, तो उसमें पजल होने की बात नहीं, और वहां पर टाइम वेस्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। यदि कोई लिस्ट वगैरह बना सकते तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, बस मनली यहां पर आपको ये पता होना चाहिए एल्डोसिस का मतलब क्या है और कीटोसिस का मतलब क्या है। एल्डोसिस का मतलब बच्चे क्या है, देखिए एल्ड का मतलब जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्या ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट यदि जहां पर है वो होंगे एल्डोसिस। जहां पर बच्चे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोन है, तो वो हो जाएंगे हमारे पास कीटोसिस। क्या हो जाएंगे, कीटोसिस। सर ये ओज क्या है भाई, जितनी भी बच्चे शुगर हैं आपके पास, शुगर कौन होती है, जो स्वीट इन टेस्ट होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है, वो क्या कहलाती है, शुगर। जितनी भी शुगर है उनके पीछे ओज वर्ड लगा मिलेगा आपको, ओज। तो ग्लूकोज शुगर है, फ्रक्टोज शुगर है, सेल्यूलोज शुगर है, तो जितनी भी शुगर उनके पीछे कौन सा वर्ड मिलेगा आपको, ओज। यदि उस शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बन जाएगी एल्डोज। यदि उस शुगर में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बन जाएगी कीटोज या कीटोसिस। क्लियर है ना, अच्छी बात है भाई। कहीं पर ये लिखा हो सकता है एल्ड ट्रायोसिस, एल्ड ट्राइओसिस, इसका मतलब क्या, देखिए एल्ड का मतलब तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, ट्राई का मतलब उसमें टोटल 3 कार्बन है, और ओज का मतलब है बच्चे वो कौन है, शुगर है। इसी तरह से एल्ड टेट्रोसिस, एल्ड पेंटोसिस, पेंट का मतलब 5 कार्बन, ओज का मतलब शुगर है, और एल्ड का मतलब उसमें एल्डिहाइड है। इसी तरह से कीटोट्रायोसिस लिखा हो सकता है, कीटोटेट्रोसिस, कीटोपेंटोसिस, कीटोहेक्सोसिस लिखा हो सकता है, वो आप कर लेंगे। तो आपको कीटोसिस और एल्डोसिस का मतलब यहां पर समझ में आना चाहिए। क्लियर है, अब आ जाते हैं बच्चे शुगर पे। कहां पर आ जाते हैं, शुगर पे। शुगर भी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और एक होती है बच्चे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होती है अभी हम यहां बात नहीं करेंगे, जनरली ऐसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जो टोलेंस रिएजेंट होता है ना, हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था भाई, टोलन टेस्ट, टोलन रिएजेंट को और फैलिंग रिएजेंट को जो रिड्यूस कर देती है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। जो टोलेंस को और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। जो टोलेंस रिएजेंट को और फैलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती, मतलब उनको रिड्यूस नहीं करती, वो कहलाती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के आप एग्जांपल आज रट लीजिए मेरे साथ बैठकर, ऑल मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड मतलब जिनमें एक शुगर की यूनिट प्रेजेंट है एक, वो सभी रिड्यूसिंग होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज तो नहीं होती, गैलेक्टोज, नॉट लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे है बच्चे, रिड्यूसिंग शुगर। ऑल डाइसैकेराइड, सारे के सारे डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग शुगर है, किसको छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर, किसको छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर। ठीक, किसको छोड़ के बच्चे, सुक्रोज को छोड़कर। तो रिड्यूसिंग के एग्जांपल याद हो गए, करिए मेरे साथ याद, रिड्यूसिंग के दोहराइए मेरे साथ। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल क्या क्या है, सारे के सारे तो मोनोसैकेराइड, और सारे के सारे डाइसैकेराइड, लेकिन डाइसैकेराइड में एक नहीं है, और वो कौन भाई साहब नहीं है, सुक्रोज नहीं है बच्चे, बस सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। तो चलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हम यदि पता करें तो क्या आएंगे हमारे पास, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं बच्चे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड। और प्लस में देखो यहां सुक्रोज भी तो है, कौन भी है बच्चे, सुक्रोज, प्लस में सुक्रोज, ये सारे क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो क्लियर है आपको रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास क्या होती है। तो यहां तक हमने क्लासिफाई कर लिया है बच्चे, किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को।
मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड में आप, आई होप आपको क्लियर है। एल्डोजिस क्या होते हैं, कीटोजिस क्या होते हैं, ये भी आपको क्लियर है। आपको भाई ये सारे क्लियर होंगे आगे आगे वीडियो लेक्चर में सारे। सर ये सुक्रोज हमें नहीं समझ में आ रहा, सर सुक्रोज क्या है, सर कभी आप फ्रुक्टोज बोल देते हो, कभी आप ग्लूकोज बोल देते हो, मतलब क्या है सर? सारी चीजें क्लियर करेंगे बच्चे, बिल्कुल प्यार और प्रेम से क्लियर करेंगे, हमारे पास सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर जो टोलन और फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर कर उनको रिड्यूस कर देती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो उनके साथ रिएक्ट नहीं करती और उनको रिड्यूस नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम बढ़ते हैं। आपके दिमाग में ये डेफिनेशन होनी चाहिए अब कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्या बताया था मैंने? या तो उनके अंदर एल्डिहाइड हो या हो उनके अंदर कीटोन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, मतलब उनमें कायरल कार्बन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, उनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं और जिसमें हमें पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, ग्लूकोज। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं। ग्लूकोज, फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। भाई जो पके हुए अंगूर होते हैं, ग्रेप्स, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिलती है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं, ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। जितने भी मीठे फल हैं जैसे आम वगैरह हैं, उनके अंदर भी भरपूर मात्रा में क्या होती है, ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि अंगूर में पाई जाती है तो इसलिए बोला जाता है इसको ग्रेप शुगर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रिपरेशन, इसको बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन ये बनेगी कैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज को बनाने के दो मेथड हैं हमारे पास जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड है बच्चे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। भाई आपको यदि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो कृपा करके आप बने रहें मेरे साथ। इस चैप्टर में से जब हम निकलेंगे तो आप ये कहोगे कि सर बायोमोलिक्यूल से आसान चैप्टर हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला होता था C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज क्या होती है सर? चीनी, जो आप टेबल शुगर खाते हो घर पे वही होती है। ठीक है, इसलिए इसको केन शुगर बोला जाता है, केन शुगर मतलब जो गन्ने में से बनती है, गन्ने का जो रस होता है ना उससे जो चीनी या गुड़ निकलता है, गुड़ आप लोगों ने खाया होगा, वही सुक्रोज होती है। क्या होती है? वही सुक्रोज। अब देखो यदि ये सुक्रोज टूट जाए, यहां से देखो कार्बन इसमें कितने हैं 12 और ग्लूकोज में कार्बन कितने 6। यदि ग्लूकोज ये सुक्रोज यहां से टूट जाए तो इसका मतलब शुगर वो हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगी। अब ध्यान से सोचो, हमने पीछे सुक्रोज को बनाया कैसे था? जोड़कर ना, और उसमें से पानी बाहर किया, तो इसमें पानी डालना पड़ेगा। देखो 2 यूनिट जब जोड़ी थी हमने तब जाके सुक्रोज बना रहे थे। अब उन 2 यूनिट को अलग अलग करने के लिए पानी बाहर से डाल दो, तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस करवाने पड़ेगी। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालेंगे। तो चलिए भाई, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें क्या डाल देते हैं? पानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमने क्या डाल दिया? पानी। तब इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। एक टुकड़ा आ जाएगा C6H12O6, दूसरा टुकड़ा भी C6H12O6 आएगा। ठीक है, इनमें से एक ग्लूकोज होती है, एक फ्रुक्टोज होती है। हमेशा ध्यान रखिए सुक्रोज में जो 2 यूनिट जुड़ी होती हैं, एक उनमें से ग्लूकोज होती है और एक क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। सर ये क्या डिफरेंस है? फॉर्मूला तो सेम है। अरे फॉर्मूला तो सेम, फिर स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती, आइसोमर नहीं हो सकते क्या एक दूसरे के? तो इसको मैं यदि ग्लूकोज मान लूं बच्चे, ग्लूकोज, तो ये मेरे पास क्या होगी बच्चे? फ्रक्टोज होगी। ठीक है, तो ग्लूकोज, इसका मतलब हमने यहां से क्या बना ली है? ग्लूकोज बना ली है। बनाना तो हमें ग्लूकोज ही था मेनली। तो ये पहला मेथड है कि जब जब हम सुक्रोज मींस केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे? ग्लूकोज मिलेगा। चलिए सेकंड लिखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ, बताइए और किसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं बच्चे? तो हमारे पास आता है पॉलीसेकेराइड। क्या आता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कौन था? ध्यान हो तो आपको, स्टार्च। स्टार्च की यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो भी हमें क्या मिल जाएगी, ग्लूकोज। अब बताइए यदि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है तो पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला कैसे लिखते थे, C6H12O6, तो उसका कैसे लिखते थे बच्चे बताइए, C6H10O5। देखो इसके फॉर्मूले में से पानी बाहर कर दो, पानी H2 जाएगा तो 2 हाइड्रोजन जाएंगी तो 10 हाइड्रोजन बच गई, O जाएगी तो 1 ऑक्सीजन जाएगी तो 5 ऑक्सीजन बच गई। इसके फॉर्म में लिखते थे N। तो यह है स्टार्च का फॉर्मूला। N यूनिट है ना, तो इतने इसमें पानी डाल दो, क्या डाल दोगे, इतने ही पानी। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+, क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे। मतलब यहां पर भी तो हाइड्रोलिसिस हो रही है स्टार्च की, क्या हो रही है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, बस ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए आंखें खोलकर, C6H12O6, खोल ली आंखें और लिख दिया C6H12O6, क्लियर है। और कितनी यूनिट है यहाँ पर N, तो N ग्लूकोज मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगे बच्चे यहाँ पर, N ग्लूकोज मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे पास ग्लूकोज को बनाने के मेथड्स, कि किन किन मेथड से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से हमारे पास क्या बनेगी, ग्लूकोज मिलेगी। अब देखिए ग्लूकोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी हमारे ध्यान में होनी चाहिए, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं। पहली प्रॉपर्टी थी, या तो होना चाहिए उसमें एल्डिहाइड या होना चाहिए उसमें कीटोन, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी थी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए बच्चे, ऑप्टिकल क्या होना चाहिए, एक्टिव। के लिए क्या चाहिए था हमें, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। थर्ड चाहिए था उसमें मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। यदि ये किसी के अंदर है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। तो चलिए अब हम ग्लूकोज को पकड़े हुए हैं, किसको पकड़े हुए हैं, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज में ये देखेंगे हम कि ये सब है या नहीं है, ये सब है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पे। ठंड काफी है भाई यहां पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बचे, C6H12O6। देखो ग्लूकोज में हमारे पास कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। अब ना तो ये आपको पता ना ये मेरे को पता कि ये 6 कार्बन लगे कैसे हुए हैं, ये 6 कार्बन कैसे लगे हुए हैं, ठीक है, नहीं जानते ना हम। तो अब हम ये कैसे प्रूफ करें कि ग्लूकोज में ये सब चीजें हैं या नहीं है। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज को पकड़ा और हम ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। इसका मतलब यदि, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा पेशेंस से सुनो, यदि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो ग्लूकोज एल्डिहाइड वाली रिएक्शन देगा या नहीं देगा, आप बताओ, खुद से सोचो, दिमाग लगाओ जरा। यदि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, CHO है, तो वो CHO मतलब एल्डिहाइड वाली रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो आंसर आना चाहिए हाँ सर देगा, सर बिल्कुल देगा। तो यदि ग्लूकोज ने एल्डिहाइड वाली रिएक्शन दे दी तो इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या नहीं है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता। चलिए सेकंड, यदि ग्लूकोज ने प्रूफ कर दिया कि उसमें कायरल कार्बन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ने, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ सर हो जाएगा। थर्ड, यदि ग्लूकोज ने ऐसी रिएक्शन भी दे दी जो OH ग्रुप की रिएक्शन होती है, मतलब जो अल्कोहल की रिएक्शन होती है, तो मान जाओगे कि ग्लूकोज में OH है, सर पक्के मान जाएंगे, सर क्या बात कर रहे हो। तो भाई यदि आप इस चैप्टर में आए हो तो एक बार एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी और थोड़ी बहुत अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़कर आए यहां पर, क्योंकि ग्लूकोज में OH ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं और CHO मींस एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो उन दोनों की रिएक्शन देगा। तो अभी हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी एल्डिहाइड की और अल्कोहल की, जिसे हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या नहीं है। चलें चलिए भाई चलते हैं फिर हमारे पास, ठीक है। मार्कर कहां डाल दिया भाई मैंने। देखिए एक बार भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूं, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर बनेगी तभी हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज कर पाएंगे, तभी आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। लेकिन यह गारंटी है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से जो हम उसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं उसको प्रूफ कर दूंगा मैं, या ग्लूकोज प्रूफ कर देगी, ठीक है। तो मेरे साथ चलिए, 6 कार्बन है ना, मेरे साथ याद करिए भाई ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। 6 कार्बन है तो देखिए 1 2 3 4 5 6,
एक लाइन में 6 कार्बन लिखोगे, यहां एल्डिहाइड बना दो CHO, CHO लिख दोगे। अब हर जगह राइट साइड में OH लगा दो, OH राइट साइड में, OH राइट साइड में, OH राइट साइड में, OH राइट साइड में, और यहां पर आ जाएगा CH2OH। क्लियर? जैसे बनाया मैंने ऐसे ही बनाएंगे आप भी। 6 कार्बन लाइन में लगाए, हर जगह, यहां एल्डिहाइड, बाकी जगह OH 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 राइट साइड में। अब एक नंबर याद करो, जो नंबर लोग ये मानते हैं कि ये नंबर अच्छा नहीं है भाई, उसको बुरा नंबर माना जाता है। कैन यू गेस? एक नंबर बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो ऐसा एक नंबर है जिसको माड़ा नंबर, हरियाणवी में माड़ा बोलते हैं उसको, कि ये माड़ा नंबर होता है। तो वो नंबर होता है बच्चे 3। 3 नंबर को कोई अच्छा नहीं मानता है ना, बोलते हैं कि ओड नंबर नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो 3 नंबर पे चलो ऊपर से, 1 2 3। तीसरे नंबर पे जो OH राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में कर दो बच्चे। यहां से कहां कर दोगे? लेफ्ट साइड में। और बाकी हर जगह हाइड्रोजन लगा दो, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। ठीक, तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है भाई। किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। पहले तो एक बार डायरेक्ट आपको दिखाऊं, देखो ये तीनों चीज इसमें है या नहीं है, एक बार डायरेक्ट देखो, फिर हम प्रूफ करेंगे इसको। क्या करेंगे बच्चे? इसको फिर हम प्रूफ करेंगे, गारंटी के साथ प्रूफ करेंगे। पहले देखो CHO ग्रुप है, हाँ जी सर CHO तो है इसमें, एल्डिहाइड। ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो कायरल कार्बन है, 1 2 3 4 कायरल कार्बन है इसमें। सोचो, इस पे एक OH लगा हुआ है, एक H और एक CH, और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। कायरल कार्बन कौन सा होता है? जिस कार्बन के चारों ग्रुप जो उस पे लगे हुए वो अलग अलग होने चाहिए, वो कायरल कार्बन होता है। ठीक है, तो बोलो इसके चारों ग्रुप अलग अलग है, एक OH लगा, एक H, एक CHO, और एक पूरा ग्रुप अलग अलग। तो 1 2 3 4 इसमें कायरल कार्बन, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। OH ग्रुप होने चाहिए, मल्टीपल OH, देखो 1 2 3 4 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन हम इसकी स्ट्रक्चर को अब प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहली रिएक्शन लिखिए भाई, रिएक्शन विद NH2OH, रिएक्शन विद NH2OH, जिसको बोला जाता है भाई हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्रोक्सिल अमीन बोला जाता है। ठीक है, तो बताइए एल्डिहाइड जब NH2OH के साथ रिएक्शन करते थे तो क्या बनाते थे बच्चे? ऑक्साइम बनाते थे या नहीं बनाते थे? अभी मैं बता देता हूं आपको। देखो इस ग्रुप को उठा रहा हूं मैं, इसको, इस पूरे को देखो, ऊपर क्या है? CHO, तो CHO को लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड OH। देखो CHO, C डबल बॉन्ड OH। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे ग्रुप को, इस बीच वाले ग्रुप को, इस बीच वाले ग्रुप को ऐसे सर्कल मान रहा हूं बच्चे, ऐसे सर्कल। तो इस बीच वाले ग्रुप को मान लिया मैंने ऐसे सर्कल। इस सर्कल का मतलब समझ गए ना? इस सर्कल का मतलब ये है HCOH, ये, और नीचे है बच्चे CH2OH, CH2OH। ठीक है, चलो NH2OH के साथ रिएक्शन करते हैं। इसकी NH2OH के साथ क्या करते हैं रिएक्शन, तो देखते हैं क्या बनेगा बच्चे। यहां से लॉस हो जाएगा वाटर। क्या लॉस हो जाएगा? वाटर। तो देखिए क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH H, ये एज इट इज जुगाड़, और नीचे CH2OH। क्या है? CH2OH। तो ये क्या बन गया बच्चे हमारे पास? ऑक्साइम बन गया है। क्या बन गया है? ऑक्साइम। आप यदि पेपर में करके आते हो तो इसकी जगह ये वैल्यू रख देना, आप इस सर्कल की जगह जो यहां सर्कल के अंदर है वो वैल्यू रख देना। क्लियर है ना? अच्छी बात है। अब बताइए, मान लो आप इसको नहीं जानते हो, इसको नहीं जानते आप, ग्लूकोज ने NH2OH के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइम बना लिया, नहीं बना लिया? बताइए, ऑक्साइम कौन बनाता था? एल्डिहाइड और कीटोन बनाते थे, नहीं बनाते थे? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अरे सर हाँ, ऑक्साइम तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाते, तो इसका मतलब हमें यहां से शक हो गया है। क्या शक हो गया हमें? कि ग्लूकोज में या तो CHO प्रेजेंट है या ग्लूकोज में कीटोन प्रेजेंट है। बोलो शक हो गया नहीं हो गया? आप एक बार इसको नहीं जानते हो बच्चे, प्यार से समझो, आप इसको नहीं जानते हो कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसी है। आपने तो भाई तुक्के से हाइड्रोक्सिल अमीन उसमें डाल दिया, क्योंकि आपको शक था कि ये पता करने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो एल्डिहाइड और कीटोन होना जरूरी है। तो आपने एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन करवा दी, उसमें आपने हाइड्रोक्सिल अमीन डाल दिया, और जैसे आपने हाइड्रोक्सिल अमीन डाल दिया तो ग्लूकोज ने क्या बना दिया? ऑक्साइम बना लिया, अपना ग्लूकोक्साइम जिसको बोलते हैं। और जैसे ही ग्लूकोक्साइम बना तो दिमाग की घंटी बजी या नहीं बजी? अरे दिमाग का घंटी बजी या नहीं बजी? क्या घंटी बजी? अरे भाई, ऑक्साइम कौन बनाता है? एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसका मतलब इसमें या तो एल्डिहाइड है
या क्या है कीटोन? तो शक हो गया आपको। अब कंफर्म करो मेरे साथ, क्या कंफर्म करोगे? ऑक्साइन बच्चे कौन से कार्बन पे बना है? पहले कार्बन पे। सोचिए पहले कार्बन पे ऑक्साइन बना है नहीं बना है? यस और नो? हाँ जी बना है। बताओ, यदि पहले कार्बन पे ऑक्साइन बना है तो इसका मतलब पहले कार्बन पर एल्डिहाइड या कीटोन था। अब बताइए, क्या कभी पहले कार्बन पर कीटोन हो सकता है? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि कीटोन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, वो कभी किनारों पे होगा ही नहीं कीटोन। किनारों पे सिर्फ एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमारा शक था कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, उस शक के दायरे से कीटोन बाहर हो गया है। कीटोन कहां हो गया? बाहर। सोच लेना भाई आप लोग, क्योंकि कीटोन बनने के लिए बच्चे इधर भी कार्बन चाहिए और उधर भी कार्बन चाहिए। तो कीटोन का सीओ ग्रुप तो बीच में रहता है ना, दो कार्बन के बीच में। तो यदि वो किनारे पे सीओ आ गया तो इसका मतलब वो पक्का एल्डिहाइड है। अब किनारे वाले कार्बन पर यदि ऑक्साइन बना तो पक्का इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो यहां से श्योरिटी मिल गई है हमें कि हाँ जी सर, एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट है। शक नहीं है। अब हमें क्या हो गया है? यकीन हो गया है। क्या हो गया बच्चे? यकीन कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन हम हैं कि मानते ही नहीं, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, रिएक्शन विद HCN। और भी हम तो अपने इस यकीन को ना और भी पक्के यकीन में कन्वर्ट करेंगे। HCN किसके साथ रिएक्शन करते हैं बच्चे? HCN के साथ रिएक्शन करते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या बनेगा HCN के साथ। तो ये रहा हमारे पास ग्लूकोज, ये रही वो गोल गोल चीज वो है, नीचे रहा CH2OH, ये रहा बच्चे HCN। ठीक, बताइए H पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। तो बोलिए ये CN यहां से जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसका बॉन्ड टूट कर किस पे अटैक करेगा? H पे अटैक करेगा। तो बोलिए इस कार्बन पे क्या बन जाएगा? देखिए क्या बनेगा इस कार्बन पे? C। इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे लग जाएगा H, तो ऑक्सीजन पे लग गया H और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? CN। इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया है? CN। क्या जुड़ गया है? CN। और ये H एज इट इज, ये H एज इट इज, देखते रहिए नीचे ये गोल चक्कर एज इट इज, ये गोल चक्कर का मतलब वो है बच्चे, और नीचे CH2OH, नीचे CH2OH। और ये सर इसने तो HCN के साथ भी रिएक्शन कर ली। तो पढ़ के आइए पीछे बुक में एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, कि क्या एल्डिहाइड और कीटोन HCN के साथ रिएक्ट कर क्या बनाते थे। तो आपका आंसर निकल के आएगा साइनोहाइड्रीन। क्या बनाते थे बच्चे? साइनोहाइड्रीन बनाते थे, साइनोहाइड्रीन, है ना। तो क्या ग्लूकोज ने HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन बना लिया? तो आंसर आया यस। तो पक्का ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि साइनोहाइड्रीन पहले कार्बन पे बना है तो इसका मतलब इसमें पक्का एल्डिहाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पक्का इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो दो प्रॉपर्टी कर चुके हैं हम ग्लूकोज के बच्चे। हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइन बना रही है, HCN के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना रही है? साइनोहाइड्रीन बना रही है। इस गोल चक्कर का मतलब है ये CHOH, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ और बढ़ेंगे हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की तरफ। तो चलिए भाई और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज है, समझ जाएंगे इसका मतलब, गोल का मतलब है ये CHO ऊपर, CH2OH नीचे। जब हमने इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडेशन तो करवाएगा, लेकिन इतना नहीं है कि ये बड़े वाला ऑक्सीडेशन करवा के, हल्का फुल्का ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो ब्रोमीन वाटर ने देखा कि ऊपर तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड किसके ऑक्सीडेशन से बनता है बच्चे? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ध्यान से समझो, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आपको अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है ऑक्सीडेशन करवाकर, तो आपको स्ट्रोंग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रोंग वाला। लेकिन यदि आपको एल्डिहाइड से डायरेक्ट COH पे जाना तो वीक वाले से काम चल जाएगा। अब बेचारे ब्रोमीन वाटर ने देखा कि ऊपर तो CHO है और CHO पे से COH पे जाना आसान है, क्योंकि एक ही स्टेप लेना पड़ेगा ना। क्या लेना पड़ेगा? एक ही स्टेप। तो इसने क्या किया, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ऊपर बन गया COOH और नीचे ये जुगाड़ एज इट इज CH2OH एज इट इज, ये भी एज इट इज। इसका मतलब जो नीचे ग्रुप प्रेजेंट है
उसका ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाया क्योंकि ब्रोमीन वाटर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर यहां से फिर क्या हुआ, यहां से क्या हो गया? देखो यहां से ये कंफर्म हो गया कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने नीचे वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं किया। इसका मतलब नीचे वाले ग्रुप पे कौन प्रेजेंट है बच्चे? अल्कोहल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए भाई। क्या चाहिए हमें बच्चे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए था। तो इसका मतलब देखो CHO तो कंफर्म कर चुके हैं हम, अब हमें पॉलीहाइड्रोक्सी पे भी तो आना है कि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब नीचे OH ग्रुप प्रेजेंट था, तो इसलिए ब्रोमीन वाटर इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाया क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बन गया बच्चे, इसको क्या बोला जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? ग्लूकोनिक एसिड। अब आप याद रखेंगे दिस इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। इन बीच वालों को कुछ नहीं बोलना, जहां सर्कल है उसका मतलब ये है HOH OH HOH HOH। ठीक है, क्लियर है? पक गए होगे आप भी इस बात से जो मैं बार बार बोल रहा हूं। अब आ जाते हैं HNO3 पे। ये होता है बच्चे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? ये इसका भी ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये इसका भी ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो क्या बन जाएगा? ऊपर भी COOH बन जाएगा, सर्कल एज इट इज, और नीचे भी क्या बन जाएगा बच्चे? COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? COH। इसको बोला जाता है बच्चे सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड। अब आपको एक बात पल्ले गांठ बांधनी है, और वो क्या है कि यदि किसी का ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो इसका मतलब वो पक्का प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड कभी नहीं बनता, क्योंकि कीटोन बनता है उस टाइम पे। क्या बनता है? कीटोन। तो यदि नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है, ऊपर तो चलो श्योर था, ऊपर तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का क्या रीजन है? दिमाग घुमाओ। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़िए। चलिए चलिए पीछे की यूनिट्स में। ठीक, दिमाग घुमाइए। प्राइमरी अल्कोहल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। यदि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो इसका मतलब नीचे भी प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो अब तक हमें जितनी भी रिएक्शन करी उनसे क्या कंफर्म हो गया है कि सर CHO है, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, क्या है? CHO पहले कार्बन पे कंफर्म हो चुका है। लास्ट कार्बन पे सर हमें, लास्ट कार्बन पे हमें डाउट हो गया, नहीं यकीन हो गया है कि प्राइमरी अल्कोहल मतलब प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? अब आते हैं रेड फॉस्फोरस HI पे। इसको सैकेरिक एसिड बोलते हैं भाई, याद रखेंगे। रेड फॉस्फोरस HI, इसका काम होता है बच्चे रिडक्शन का। रिडक्शन मतलब इसमें टोटल कार्बन कितने? 6, तो 6 कार्बन की एल्केन बना दो। तो CH3 CH2 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 CH3, ये बन गया एनहेक्सेन। सर ये क्या हुआ? ये काबे, ये का हुआ? तुहार को मालूम का हुआ? देखते हैं भाई क्या हुआ है। भोजपुरी आ गई थी थोड़ी सी बीच में। रेड फॉस्फोरस HI के साथ जब इसने रिएक्शन करी, किसने? ग्लूकोज ने, तो हमें एनहेक्सेन मिल गया। मतलब 6 कार्बन एक लाइन में लगे हुए मिल गए। इस बात से सर क्या प्रूफ हो रहा है? आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हो। क्या प्रूफ हो रहा है बच्चे इस बात से? इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन एक लाइन में लगे हुए हैं, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो इसका मतलब देखो स्ट्रेट लाइन में लगे हुए नहीं लगे हुए हैं सर, बिल्कुल क्लियर है सर। हलवा हो गई इस चीजें सर। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से ग्लूकोज में अब हम कहां तक पहुंच गए हैं? CHO प्रेजेंट है, पहुंच गए। लास्ट कार्बन पे प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, पहुंच गए। सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हैं। कहां लगे हैं बच्चे? स्ट्रेट चेन में लगे हैं। यहां पर हम पहुंच चुके हैं। क्लियर है? अब क्या रहता है कि इसमें मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, बस ये रहता है कि सर हमें बताइए कि बाकी OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो चलिए रिएक्शन करते हैं इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। देखो एसिड मतलब 2 कार्बन है, एनहाइड्राइड का ही फंक्शनल ग्रुप है। तो चलिए भाई ग्लूकोज के साथ यदि रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? देखिए CHO एज इट इज, देन कार्बन OH, देन कार्बन OH, देन कार्बन OH। भाई अब की बार पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को, आप टेंशन मत लेना इस बात की। OH, देन CH2OH, ठीक है, देन H,
देन H, देन H, देन H। देखिए जब एसिटिक एनहाइड्राइड किसके लिए होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड से हमें पता चलेगा कि इसमें मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, मल्टीपल OH ग्रुप। चलिए देखते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का मैं एक मॉलिक्यूल यहां पर ले आया बच्चे, तो CH3 COO CO CH3। देखना आपको रिएक्शन कैसे करेगा, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं। यहां पर देखो, आप एसिटिक एनहाइड्राइड को या तो यहां से तोड़ोगे या यहां से तोड़ोगे। मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, देखिए यहां से तोड़ दिया, और इसके ऊपर जो H लगी हुई है, देखो इसके ऊपर जो H है, ये इसको दे दूंगा मैं, देखना इसको दे दूंगा इसको, क्योंकि इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, और इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो ये जो H है ये कहां चली जाएगी बच्चे, इस ऑक्सीजन के साथ, और इस O के साथ कौन जुड़ जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा। तो मैं इस साइड में जोड़ दूं, अब इसको देखना इस साइड में जोड़ दूं, तो देखिए CHO एज इट इज, देन कार्बन, देखिए कैसे, ये ऑक्सीजन एज इट इज, इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, COCH3। तो कौन जुड़ेगा बच्चे, COCH3 जुड़ेगा, प्लस में एसिटिक एसिड रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इस साइड में कौन है बच्चे, हाइड्रोजन है। चलिए अगले कार्बन पे चलिए, अगले कार्बन पे भी तो OH है, तो इसका एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसके 5 मॉलिक्यूल लेने टोटल आपको 5, तो इसका एक और मॉलिक्यूल आएगा, इसकी H इसके साथ चली जाएगी फिर, और ये ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो किस तरह से जुड़ेगा, देखिए OCOCH3 जुड़ जाएगा। अब एक जगह पे यहां जोड़ोगे OCOCH3, तो कार्बन OCOCH3, यहां हाइड्रोजन आ जाएगी बच्चे, यहां पर आ जाए हाइड्रोजन। तो एक और जुड़ेगा ना इधर भी, तो OCOCH3 OCOCH3, यहां आ जाएगी हाइड्रोजन। नीचे भी तो जुड़ेगा CH2OCOCH3 CH2OCOCH3। बताइए 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 एसिटिक एसिड रिलीज हो जाएंगे यहां से, 5 एसिटिक एसिड। देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें, 5। सर यहां से क्या हो गया, सुनिए ध्यान से। ग्लूकोज ने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट बना लिया। क्या बना लिया है, पेंटा एसीटेट। इसका मतलब इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चे, इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो बताइए सारी चीजें प्रूफ हो गया नहीं होगी। कौन है इसमें, एल्डिहाइड। कौन है इसमें, 5 OH ग्रुप। नीचे वाला प्राइमरी OH ग्रुप है, और बीच वाले क्या है, सारे के सारे कौन से भाई, सेकेंडरी होंगे ना, हाँ जी सेकेंडरी OH ग्रुप है। क्लियर है। अब बताइए जब इतना प्रूफ हो गया, स्ट्रेट लाइन में 6 के 6 कार्बन है, तो बीच वाले कार्बन तो अपने आप कायरल हो गए, और जैसे वो कायरल हो गए तो वो क्या हो गए हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो गए हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के साथ साथ हमने ये भी देख लिया है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी है। अब देखो ये मेरे को दिखाना जरूरी था बच्चे आपको शुरू में, ये आप समझ रहे हो आई थिंक इस बात को, ठीक है। समझ रहे तो भी कमेंट में जरूर बताएं कि सर हम समझ गए हैं, और पल्ले कुछ पढ़ रहा है थोड़ा बहुत भी तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि सर हम वी आर गेटिंग, हम समझ रहे हैं। तो चलिए भाई ग्लूकोज की अब स्ट्रक्चर कैसी है आप ध्यान से रखिए। 1 2 3 4 5 6 याद करने की कोशिश करिए। यहाँ एल्डिहाइड, हर जगह राइट साइड में OH, राइट साइड में OH, राइट साइड में OH, यहाँ पर भी राइट साइड में OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। अब कौन सा नंबर याद करना है आपको, 3 नंबर, 1 2 3, 3 नंबर पे बाजी पलट दो, मतलब H कर दोगे आप इस साइड में और OH चला जाएगा उस साइड में। ये है बच्चे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो किस किस के साथ रिएक्शन करी हमने, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ, दैट इज NH2OH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करी हमने, HCN के साथ। किसके साथ रिएक्शन करी हमने, ब्रोमीन वाटर के साथ पढ़ी हमने रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन पढ़ी हमने बच्चे, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ। किसके रिएक्शन साथ पढ़ी बच्चे हमने, रेड फॉस्फोरस HI के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी। किसके साथ रिएक्शन पढ़ी हमने बच्चे, एसीटेट के साथ क्या पढ़ी हमने, केमिकल रिएक्शन पढ़ी। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए, इसकी 6 केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके साथ ऑक्साइम बनाया था, इसके साथ साइनोहाइड्रिन, इसके साथ ग्लूकोनिक एसिड, इसके साथ सैकेरिक एसिड, इसके साथ एनहेक्सेन और इसके साथ पेंटा एसीटेट बनाए
थे। तो क्लियर है आपके पास कि क्या है ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर और कैसी हैं ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी चैप्टर में क्या है हमारे पास, तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सैकेराइड्स। किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे, क्या मतलब है कॉन्फ़िगरेशन का भी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है CHO, दैट इज CH2OH, और यहां पर है OH और यहां पर है H। ये देखना, ये बीच में कार्बन है बच्चे, यहां पर क्या है, कार्बन। यदि देखिए ये वाला कायरल कार्बन है, इसे लास्ट कार्बन, जो लास्ट कार्बन है उसे पहले पे आओ, देखो लास्ट से पहले पे। यदि राइट साइड में OH है, कहां पर OH है बच्चे, यदि राइट साइड में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी D, कैपिटल D। क्या होगी, कैपिटल D। यदि इसी कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में कहां है बच्चे, लेफ्ट साइड में OH है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी L। सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि भैया आगे हम ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी, तो वहां पर ये काम आने वाला है। तो बताएंगे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, CHO, COH, देन H, COH, देन H, देन CH2OH। बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो चलिए 1 2 3 4, लास्ट तो ये आ गया। तो इस कार्बन को देखो, ये कायरल है ना एक, हाँ जी कायरल है, तो इस पे कहां OH है, राइट साइड में OH है, राइट साइड में OH, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे D, कैपिटल D। यहां पर D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर D का मतलब है, बस ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस कार्बन पे जो ये लास्ट बट वन पेनल्टीमेट कार्बन है, इस कार्बन पे OH राइट में है या लेफ्ट में है। तो बता देंगे एक और कॉन्फ़िगरेशन, CHO, COH, H, OH, H, COH, H, देन CH2OH। बताइए इस कार्बन पे OH कहां है, लेफ्ट साइड में, कायरल है ये, देखना क्या है, कायरल होना चाहिए, लेफ्ट साइड में OH है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे L कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, L कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्लियर है L और D कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, अच्छी बात है भाई, ठीक है। चलिए फिर अभी अभी हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई थी, क्या थी हमारे पास, CHO, दैट इज COH, दैट इज CH, दैट इज COH, दैट इज C, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H। तो बताएंगे ये D ग्लूकोज है या L ग्लूकोज है, बताइए दिस इज अ D ग्लूकोज और L ग्लूकोज। तो आंसर आएगा, देखिए लास्ट कार्बन से पहला कार्बन जो कायरल है उस पे राइट साइड में OH है, तो बच्चे ये क्या है, D ग्लूकोज है। तो कहीं पर यदि D ग्लूकोज लिख रखा है तो उस D का मतलब अब आप समझ जाना क्या है, क्या है, D ग्लूकोज हमारे पास यहां पर ये है। चलिए भाई मैं इसको मिटा नहीं रहा, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, क्लियर है। अब चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ। किसकी तरफ, साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट तो ये है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी हमें हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब बच्चे वो जो स्ट्रेट ये स्ट्रक्चर है, जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, क्या इसमें कुछ कमियां हैं, क्या ये ग्लूकोज की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, क्या कमियां हैं ये बताएंगे, तभी तो साइक्लिक की तरफ चलेंगे ना, गोल स्ट्रक्चर साइकिल। तो आंसर है हाँ जी, इसके अंदर कुछ कमियां हैं। जैसे क्या क्या कमियां हैं बताइए। ग्लूकोज ने पेंटा एसीटेट बनाया था या नहीं बनाया था, हाँ जी सर बनाया था पेंटा एसीटेट, लेकिन समझ ना ध्यान से, मान लीजिए ग्लूकोज है इस कंटेनर में और ग्लूकोज के 5000 मॉलिक्यूल हैं, एक बार मान लिया, और आपने यहां से क्या डाल दिया, वो पेंटा एसीटेट बनाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया। क्या डाल दिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ताकि पेंटा एसीटेट ये बना ले। कितने मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के अंदर, 5000। लेकिन ये देखा गया कि सभी मॉलिक्यूल्स ने
पेंटा एसीटेट नहीं बनाए, मतलब कुछ मॉलिक्यूल या बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ने मना कर दिया कि हम पेंटा एसीटेट नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे हम? पेंटा एसीटेट नहीं बनाने वाले हैं। क्या नहीं बनाने वाले हैं? पेंटा एसीटेट नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, ये तो ही कमाल हो गया। यदि पेंटा एसीटेट सारे मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे तो क्या गड़बड़ है? अगला, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन करवाई थी या नहीं करवाई थी? हाँ जी सर, करवाई थी। लेकिन ये देखा गया कि ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल ने हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन नहीं की। ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल ने हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन नहीं करी। ठीक है, क्या नहीं करी? ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन नहीं करी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है सर। आगे चलिए भाई, जो एल्डिहाइड की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी, जैसे 2,4-DNP के साथ वो रिएक्शन करता था। कौन? एल्डिहाइड। किसके साथ रिएक्शन करता था? 2,4-DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ ग्लूकोज क्या करता था? रिएक्शन करता था हमारे पास। ठीक है, कई मॉलिक्यूल वो रिएक्शन देने से मना कर रहे थे। NaHCO3 से रिएक्शन होती है, NaHSO3 सॉरी के साथ वो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं ना। बल्ले भाई, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ एल्डिहाइड ने रिएक्शन करी थी। आपको भैया एल्डिहाइड वाला चैप्टर आना चाहिए पहली बार देखिए। लेकिन ग्लूकोज मना कर रहा है, भाई मैं इसके साथ रिएक्शन नहीं दूंगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एल्डिहाइड की जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना, एल्डिहाइड की जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो दे ही नहीं रहा। मतलब जो एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में सारी रिएक्शन है ना, यदि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो उसको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? सोचो, मैं ग्लूकोज हूं और मेरे अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो जो प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज मैं दूंगा या नहीं दूंगा? मतलब जिस जिसके साथ एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा था उसके साथ मैं भी रिएक्शन नहीं करूंगा या नहीं करूंगा? तो आंसर आना चाहिए करूंगा। लेकिन मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ झोलमोल है भाई, इसकी स्ट्रक्चर में कुछ झोलमोल है। अब बताइए, ग्लूकोज ने पेंटाएसीटेट तो बना लिया, लेकिन ग्लूकोज के पेंटाएसीटेट बनाने के बाद जब हमने उसकी रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन करने की सोची, मतलब उसकी रिएक्शन NH2OH करवाने, NH2OH के साथ कराने की सोची, ग्लूकोज ने पेंटाएसीटेट तो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मॉलिक्यूल तो हालांकि नहीं भी बनाए पाए होंगे, तो हमने उसकी रिएक्शन NH2OH के साथ करवाई, तो ये मना कर रहा है कि हम नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्या उसके अंदर CHO प्रेजेंट नहीं है क्या? क्यों सारे मॉलिक्यूल NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे? क्यों 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे? क्यों NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे? क्यों HCN के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे सारे के सारे मॉलिक्यूल? क्या इन सभी की रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? CHO जिम्मेदार है या नहीं है? तो क्या ग्लूकोज में CHO नहीं है? क्या हम ये मान के बैठ जाएं क्या कि ग्लूकोज में CHO है ही नहीं? यदि ग्लूकोज में CHO है तो ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? और यदि ग्लूकोज में CHO है तो ये रिएक्शन थोड़ी थोड़ी हो भी क्यों रही थी, जो जैसा हमने पीछे पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज में? तो ये सिस्टम डाउटफुल हो गया है। अब क्या हो गया है? डाउटफुल। अब हमें कहीं ना कहीं ये शक होने लग गया है कि ग्लूकोज के जो 5,000 मॉलिक्यूल हैं टोटल, उन सभी मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल में तो CHO है, कुछ मॉलिक्यूल में तो CHO है, और कुछ मॉलिक्यूल में CHO नहीं है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड है ही नहीं, कई मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड है। जिनमें एल्डिहाइड है उन्होंने तो रिएक्शन कर ली, जो पीछे हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। जिनमें एल्डिहाइड नहीं है वो मना कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछे जाना का ये है कि वो मना क्यों कर रहे हैं? यदि उनमें एल्डिहाइड नहीं है तो वो एल्डिहाइड गया कहां? मतलब कहां चला गया है बेचारा एल्डिहाइड? तो इसी को जानना है हमें ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की हेल्प से। किसकी हेल्प से जानना है बच्चे? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो क्लियर है चीजें? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से। चलिए फिर बढ़ते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ। चले चले भाई, यस यस यस, चलते हैं भाई, चलते हैं, देखते हैं। तो एक्चुअली हुआ यूं, तो देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहां पर, C डबल बॉन्ड OH,
1 2 3 4 5वें कार्बन पे आइए और इस ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है बच्चे, लोन पेयर। बोलो ये अल्कोहल है या नहीं है, और ये एल्डिहाइड है या नहीं है। तो भाई पीछे फिर पढ़ के आइए आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जब एल्डिहाइड ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता, सॉरी ग्लूकोज के साथ नहीं, जब एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा वहां पर, वो बनाते हैं बच्चे हेमी एसिटल। क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल। ये पढ़ के आना भैया, आपको देखना ये जरूरी है, तभी आप यहां वाला टॉपिक सीख पाएंगे। तो हेमी एसिटल में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर, जो अल्कोहल में ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक कर देता है, क्योंकि यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहां से गया यहां अटैक करेगा। देखिए यहां पर जैसे ही यहां पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चे। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, देखिए सी एज इट इज, एच एज इट इज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नीचे वाला जुगाड़ एज इट इज, सी ओ एच दैट इज एच, सी एच दैट इज ओ एच, दैट इज सी ओ एच, दैट इज एच, दैट इज सी एच, दैट इज सी एच टू ओ एच। और देखिए इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करने गया है, तो ये रही वो ऑक्सीजन, और इसका बॉन्ड अब बच्चे बन जाएगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ। देखो ना, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करने गया तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के साथ, और इस ऑक्सीजन पे कौन जुड़ी हुई है बच्चे, H पॉजिटिव। मतलब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, इसने लोन पेयर दिया है तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां है नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, सोचो ध्यान से क्या होगा, ये बॉन्ड हाइड्रोजन का यहां से ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन में पॉजिटिव चला जाएगा उस ऑक्सीजन पे। कहां चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पे। तो मैं तोड़ दूं इसको, तो देखो मैं इस हाइड्रोजन को यहां से हटा रहा हूं, ये हाइड्रोजन हट गई है, और यहां लग गया बच्चे ओ एच। क्या लग गया है, ओ एच। इसका मतलब ये जुगाड़ है, मतलब ग्लूकोज की ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का पहला कार्बन है ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ग्लूकोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का 5वां कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और साइकिल बनेगा। देखो ये बच्चे क्या बन गया, साइकिल। अब यहां से दो कंडीशंस हो सकती हैं बच्चे। क्या कंडीशन हो सकती है, सुनिए ध्यान से। मैं इसको बीच वाले को एज इट इज लिख दूं एक बार, ये कार्बन, इस कार्बन पे OH, इस कार्बन पे H, इस कार्बन पे OH, ठीक है। नीचे वाला कार्बन 3 हो गए ना, नीचे वाले कार्बन पे CH2OH, क्या आ गया, CH2OH। यहां पर H, देखिए यहां पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग है। देखो ये रही ऑक्सीजन को मैंने ऊपर लिख दिया, इसमें तो कोई फर्क नहीं है ना, ठीक है। और यहां से बॉन्डिंग हो गई है इस कार्बन के साथ, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा H। अब यहां पर दो चॉइसेस हैं, इस OH को मैं राइट साइड में भी लिख सकता हूं, देखो कहां भी लिख सकता हूं मैं, इस OH को राइट साइड में भी लिख सकता हूं। तो किस दुविधा में है स्टूडेंट्स हम, देखिए किस दुविधा में है। ये बाकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एज इट इज है, नीचे भी एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है, लेकिन ये जो OH है यहां तो लगाया मैंने राइट साइड में। यदि मैं इसको लेफ्ट साइड में कर दूं तो मतलब COH H, that is COH H, that is CHOH, that is COH H, चार तो वही है CH, देन ये बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के थ्रू यहां पर, और यहां पर आ गया है CH2OH। सोचिए इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस है, ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन नंबर लिख देता हूं मैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कहां पर है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 कार्बन एज इट इज है, सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कहां फर्क है बच्चे, सिर्फ पहले कार्बन पे। यहां पहले कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में, और यहां पहले कार्बन पे राइट साइड में OH है। कहां पर है बच्चे,
राइट साइड में OH। इसका मतलब इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो जब हम ग्लूकोज ने के OH ग्रुप ने यहां अटैक किया था, तो इन दोनों के बनने की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? यस और नो बताइए। दोनों ही बन सकती है या नहीं बन सकती है? सर बिल्कुल बन सकती है। तो बच्चे जो ये कार्बन है ना, ये वाली ग्लूकोज, इसको बोला जाता है अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? अल्फा ग्लूकोज। और जो ये वाली ग्लूकोज है, ये इसको बोला जाता है बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज में पहले कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में है और अल्फा ग्लूकोज में पहले कार्बन पे OH राइट साइड में। क्लियर है? ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इनका पूरा नाम लिखते हैं। इस पहली वाली का पूरा नाम लिखते हैं। बताइए जो ये जो बनी किससे है? ये दोनों बनी किससे हैं? इससे बनी है ना। इसका नाम क्या था? डी ग्लूकोज था या नहीं था? डी ग्लूकोज था या नहीं था? डी क्यों था बताइए? डी का मतलब इस कार्बन पे OH राइट साइड में था। ये दोनों ही डी ग्लूकोज से बनी या नहीं बनी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले वाले का नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर करिए इन दोनों पॉइंट को। अल्फा का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? डी का मतलब ये यहां से आई है, देखो यहां से। अल्फा का मतलब इसके फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड में है। क्लियर? तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? इसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज इसका नाम हो जाएगा। बताइए यस और नो, समझ में आया नहीं आया? यस और नो, यस और नो। सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो चलिए इनकी अब हैवर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अल्फा डी ग्लूकोज की और बीटा डी ग्लूकोज की क्या बनाते हैं? हैवर्थ साइक्लिक प्रोजेक्शन। हैवर्थ किसी बंदे का नाम है, उसने इनकी स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से डिस्क्राइब करी थी। तो कौन सी प्रोजेक्शन पे आ गए हैं अब? इनकी हैवर्थ प्रोजेक्शन पे। हैवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है, हैवर्थ प्रोजेक्शन। चलिए सबसे पहले जो हैवर्थ प्रोजेक्शन हम करेंगे वो करेंगे बीटा डी ग्लूकोज की। बीटा डी ग्लूकोज की ट्रिक से ध्यान करवाऊंगा भाई मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना। ये कोई याद करनी जरूरी नहीं है जो अभी हमने बनाई है। आपको ट्रिक से जो मैं याद कर रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बताइए ग्लूकोज की क्या स्ट्रक्चर करेंगे आप? एक ऑक्सीजन ऐसे लगाएंगे। सोचो, मैं बताता हूं आपको कैसे बनानी। ध्यान से समझिए, ट्रिक बता रहा हूं। 6 कार्बन की रिंग बना दो पहले। 6 कार्बन की क्या बना दीजिए? सीधी रिंग बना दीजिए। बन गई? 1 2 3 4 5 6 बन गई। अब इस पे की जगह यहां 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 ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन, ठीक है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। अब बताइए बीटा बना रहे हैं ना, बीटा जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं बच्चे, जो राइट साइड में दिख रहे हैं, ये राइट साइड वाले, ये नीचे बनेंगे। या ट्रिक बता दूं सीधी? ट्रिक बता दो सर। देखो ये लो ट्रिक बताता हूं सीधी, इनको मिटा दे रहा हूं मैं यहां पर। बिल्कुल हैवर्थ प्रोजेक्शन की भाई ट्रिक, कहीं से ढूंढ लीजिए, आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलने वाली है। देखिए यहां पर 1 2 बॉन्ड बनेंगे, यहां पर 1 2 बॉन्ड, ये कार्बन है भाई, ये कार्बन है, ये सारे के सारे क्या है? कार्बन। ये भी कार्बन है। 1 2 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 बॉन्ड बनेंगे, 1 और 2 बॉन्ड बनेंगे। याद रखिए बीटा डी ग्लूकोज बना रहे। बीटा देखो, बीटा में ऑक्सीजन है यहां पर, यहां OH लगा दो। ऊपर OH, फिर नीचे OH, फिर ऊपर OH, फिर नीचे OH, फिर ऊपर आ जाएगा CH2OH। देखो हर जगह OH 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 OH, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, है ना। बाकी जगह लगा दो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर? तो देखिए बीटा बनाएंगे, पहला कार्बन ये है बीटा का, तो पहला कार्बन हो गया बच्चे ये। इस पे OH, तो देखो OH लगा हुआ है। दूसरा कार्बन ये है बच्चे, दूसरा कार्बन कौन सा है? ये। इस पे HOH, तो देखिए HOH। तीसरा कार्बन ये है बच्चे, तीसरा कार्बन है ये। तीसरे कार्बन पे OH। चौथे कार्बन पे HOH, तो चौथे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? HOH। पांचवें कार्बन पे क्या लगा हुआ है? देखो एक तो H, देखो ये रही, एक तो H, ये रही पांचवें कार्बन, तो ये आ गया ना पांचवा कार्बन ये। तो पांचवें कार्बन पे एक तो H और एक जुड़ी हुई है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन, एक जुड़ी हुई है ऑक्सीजन। देखो
5वें कार्बन पे एक ऑक्सीजन, 5वें कार्बन पे एक ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन कहां जुड़ी हुई है, पहले कार्बन पे जाकर, देखो कहां जुड़ी है, पहले कार्बन पे जाकर, ठीक है। फिर छठा कार्बन CH2OH, छठा कार्बन CH2OH, तो छठा कार्बन आ गया यहां पर। तो ये स्ट्रक्चर बच्चे बीटा डी ग्लूकोज की, किसकी है, बीटा डी ग्लूकोज की। अब अल्फा डी ग्लूकोज बनानी है आपको, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, सेम बना दो पहले तो, ये सेम, पहले तो बीटा डी ग्लूकोज बनाओ दिमाग में, पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाओ। तो चलो बनाएं। हम्म 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 कैसे बनानी थी बीटा डी ग्लूकोज, OH ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बाकी जगह H H H H H। अब सोचो बीटा और अल्फा में फर्क क्या है, पहले कार्बन पे OH और H की पोजीशन का फर्क है ना, तो पहले कार्बन को पलट दो, ऐसे पलट दो, नीचे आ जाएगी OH और ऊपर आ जाएगी H। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बच्चे को कौन सी डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब ये दोनों आपको बनानी आनी चाहिए। तो ये है हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन सी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कर लेंगे कैसे बनेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलिए भाई एक बार मेरे को करके दिखा दें, मिटा दूं मैं, इसको भी मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, सब कुछ मिटा रहा हूं, सब कुछ मिटा रहे हैं, और एक बार दोबारा बनाकर देखते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज हमारे पास कैसे बनेगा। लेट्स सी, देखते हैं। चलिए पहले बना रहे हैं बच्चे बीटा डी ग्लूकोज। तो बताइए ऑक्सीजन, ऐसे कर देंगे, इस साइड बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। तो क्या करेंगे, ऐसे, देन ऐसे, सर बनाए, सर बनाए। चलो पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। OH 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 CH2OH, बाकी जगह H H H H H। दिस इज बीटा, बीटा का मतलब पहले कार्बन पे OH ऊपर है, डी का मतलब ये डी से बनी थी, ग्लूकोज तो ये है ही, ग्लूकोज तो ये है ही, ठीक है। अल्फा, इसको पलट दो, बस इसको पलट देना, मतलब H OH नीचे आ जाएगा, नीचे दोनों पे OH नीचे, ये ऊपर नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ CH2OH, H H H H। ये है बच्चे कौन सी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की हैवर्थ प्रोजेक्शन। कैसी है, हैवर्थ प्रोजेक्शन और साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब बताइए पीछे क्या क्या डाउट आ रहे थे, बताइए NH2H क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा था बचे हुए मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि बचे हुए मॉलिक्यूल साइक्लिक स्ट्रक्चर में थे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है ही नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है ही नहीं। NaHCO3 क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए ग्लूकोज ने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड हमें नहीं दी थी। तो अब डाउट रिजोल्व हो गया, पीछे वाला डाउट लेकर जो आ रहे थे। हाँ जी सर बिल्कुल, हमारा डाउट हो गया है, हमारा पास क्या रिजोल्व हो गया है, ठीक है। तो भी मार्कर पता नहीं मैं कहां रख देता हूं। तो चलिए यहां पर फर्स्ट कार्बन है, ये यहां पर ये भी क्या है, फर्स्ट कार्बन। क्या इन दोनों में, बीटा और अल्फा में, फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है या नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है या नहीं है। तो ये कहलाते हैं बच्चे आपस में एनोमर्स। क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं। यदि फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, सच आइसोमर्स आर नोन एज एनोमर्स। क्या बोलते हैं इनको, एनोमर्स बोलते हैं। यदि फर्स्ट कार्बन की बजाय, मान लो इसका मैं एक और आइसोमर बनाऊं, मान लीजिए इसका दूसरा आइसोमर बना रहा हूं मैं एक और, देखना ध्यान से, ऐसे ही बना रहा हूं मैं, आपको समझा दूं एक बार। OH H OH 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 CH2OH H H H H, सेम है दोनों। अब मैं फर्स्ट कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज कर रहा हूं, मैं यहां चेंज कर रहा हूं बच्चे, इससे अलग ये बना रहा हूं। OH ऊपर बना दी मैंने, H नीचे बना दी, तो ये कहलाएंगे बच्चे एपीमर्स। क्या कहलाएंगे, एपीमर्स। समझना,
एनोमर्स का मतलब कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है। एपीमर का मतलब कार्बन नंबर 1 को छोड़कर किसी दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो रहा, उल्ट पलट सिस्टम हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? एपीमर्स। ये दोनों एपीमर्स हैं। क्या है? एपीमर्स। ये दोनों क्या है? एनोमर्स हैं। क्लियर हो जाएगा एनोमर और एपीमर में? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये होता है हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको जाना जाता है बच्चे पायरान के नाम से। पायरान, पायरान। तो बताइए पायरान जैसी ही ग्लूकोज है या नहीं है? देखो, एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसे रिंग में है और एक ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 कार्बन तो रिंग में और एक ऑक्सीजन है। तो बताइए ग्लूकोज पायरान जैसी है या नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। तो इसलिए ग्लूकोज को पायरेनोज सुगर भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इसको? पायरेनोज सुगर भी बोला जाता है। तो अब इसका एक और नाम लिखूं? देखो क्या नाम इसका एक और, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, पायरेनोज सुगर। सर सारे वर्ड्स के मीनिंग यदि क्लियर है तो भाई कमेंट में जरूर बताएं। बीटा मतलब समझ गए हैं, पहले कार्बन पे गड़बड़। डी मतलब समझ गए ये कहां से बना था, जहां पर लास्ट सेकंड कार्बन पे OH राइट साइड में था। ग्लूको मतलब ये ग्लूकोज है। पायरानोज मतलब क्योंकि पायरान के साथ इसकी स्ट्रक्चर मिल रहा है तो इसलिए पायरान वर्ड आया। ओज मतलब क्योंकि ये शुगर है, और शुगर तो ये शुगर है ही, तो बीटा डी ग्लूको पायरानोज शुगर का नाम यही है। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूको पायरानोज शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूको पायरानोज शुगर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। क्लियर है? यस यस क्लियर है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है बच्चे यहां पर, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या आता है? म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या? म्यूचुअल रोटेशन। क्या है? म्यूचुअल रोटेशन। ये म्यूचुअल रोटेशन का मतलब समझिए क्या है? म्यूचुअल रोटेशन का मतलब जब अल्फा बीटा में बीटा अल्फा में आपस में इस तरह से कन्वर्ट होते रहें और उनके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। क्या अटेन हो जाता है? इक्विलिब्रियम। आप ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो एक अल्फा फॉर्म भी बनेगी, बीटा फॉर्म भी बनेगी। तो अल्फा और बीटा के बीच में इंटरचेंज होने से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो ये जो इंटरचेंज अल्फा बीटा का आपस में, इसको बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। क्या बोला जाता है इसको? म्यूटा रोटेशन। तो अभी तक हम कर चुके हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। किस तरह से बनेगी बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये आपको क्लियर है। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको लेकर जा रहा हूं हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज की तरफ। कहां पर लेकर जा रहा हूं? फ्रक्टोज। लेट्स प्रोसीड टू फ्रक्टोज। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं फ्रक्टोज की तरफ। हमने ग्लूकोज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, केमिकल प्रोडक्ट। फ्रक्टोज में बस आपको इसकी स्ट्रक्चर पता करनी है, वो भी हैवर्थ प्रोजेक्शन, और इतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज की हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाने की मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे ऐसे, और एक ऐसे रिंग बनेगी बच्चे, ऐसे वाली। ठीक है, अब की बार 1 2 3 4 कार्बन ही रिंग में आएंगे। 2 बना लीजिए ना, क्योंकि अल्फा बीटा बनाएंगे ना हम इसमें भी। क्या बनाने वाले? अल्फा बीटा। तो यहां ऊपर होगा कोई, नीचे होगा, ऊपर होगा कोई, नीचे होगा, ऊपर होगा कोई, नीचे होगा, ऊपर होगा कोई, नीचे होगा। बताइए वहां पर हमने किसकी स्ट्रक्चर पहले बनाई थी? बीटा की। लेकिन यहां पहले बनाएंगे हम अल्फा की। वहां बीटा में OH कहां लगाया था? ऊपर। लेकिन यहां OH नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए OH नीचे, फिर ऊपर, फिर OH नीचे, फिर ऊपर आ जाएगा बच्चे CH2OH। क्लियर? कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, छठा कार्बन। तो इसका मतलब यहां पर भी CH2OH आएगा। क्या आएगा? यहां पर भी CH2OH। यहां जाएगी H, यहां जाएगी H, यहां जाएगी H। तो ये है बच्चे अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या है? अल्फा डी फ्रक्टोज। कैसे याद रखना है? इस कार्बन पे नीचे से स्टार्ट करेंगे, OH नीचे से, क्योंकि अल्फा है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे ना। अल्फा है तो नीचे से, बीटा है तो ऊपर से। नीचे OH, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। यहां पर CH2, यहां पर भी CH2OH। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। आइए इधर इधर बनाकर देखते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, आ जाएगा। अब क्या करूं मैं? इसको पलट दूं बच्चे, बस क्या कर दूं? पलट दूं। तो क्या हो जाएगा बच्चे? देखिए OH ऊपर, यहां रहेगा ऊपर, यहां रहेगा नीचे, यहां रहेगा ऊपर,
यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ पर भी आ जाएगा H, और यहाँ आ जाएगा बच्चे CH2OH, और ये बन जाएगी हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज। क्या बन जाएगी बच्चे? बीटा डी ग्लूकोज। कर लेंगे इस तरह से, आपके पास अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज नहीं, अरे बच्चों भाई कुछ तो ध्यान रखा करो, बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। क्लियर है? अच्छी बात है। अब बताइए इसकी स्ट्रक्चर इसके साथ मैच हो रही है नहीं हो रही है? देखिए इसके साथ मैच हो रही है नहीं हो रही? देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 कार्बन, तो इसका नाम है बच्चे फ्यूरान। क्या नाम है बच्चे? फ्यूरान। तो इसलिए फ्रक्टोज को फ्यूरेनोज शुगर बोलते हैं, फ्यूरेनोज शुगर बोला जाता है, फ्यूरेनोज शुगर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा डी फ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज शुगर, है ना? अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज शुगर। समझ गए? अल्फा का मतलब समझ गए हैं, डी का मतलब समझ गए हैं, फ्रक्टो का मतलब समझ गए, फ्यूरान का मतलब ओज का मतलब शुगर का मतलब सब कुछ क्लियर। ये क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्लियर है? तो यहां तक हमने कर ली है हमारे जो मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स, बेसिकली हैवर्थ प्रोजेक्शन वाली स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे हम आगे पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स, ये वहां पर काम आने वाला है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स डाइसैकेराइड्स की तरफ। भाई सारी टर्म्स आपको क्लियर है तो आगे बढ़ने का फायदा है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये हैवर्थ वाली, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हैवर्थ वाली, डी का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, ये सब कुछ आपको क्रिस्टल वाला क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स प्रोसीड टू डाइसैकेराइड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं डाइसैकेराइड्स, मतलब जिसमें दो शुगर की यूनिट अटैच होती हैं उनको क्या बोला जाता है? डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है आज सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। भाई जो चीनी घर पे आप खाते हो वही क्या होती है? सुक्रोज होती है। आज उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी होती है। तो पहले आपको यह ध्यान रखना डाइसैकेराइड्स में कि डाइसैकेराइड्स किस किस से मिलकर बना होगा। तो मैं आपको बता दूं जो सुक्रोज है वो बनी होती है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से ये मिलकर बनती है कौन? ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज होनी चाहिए और बीटा डी फ्रक्टोज होनी चाहिए, तब जाकर हमारे पास सुक्रोज बनेगा। और अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर होना चाहिए बच्चे हमारे पास C1 पहला कार्बन, और इसका जो कार्बन नंबर होगा बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर होता है C2। ये जब आपस में जुड़ते हैं तब जाकर क्या बनेगी? सुक्रोज बनेगी। तो चलिए एक बार ये कैसे जुड़ेंगे और कैसे स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास, ये बना लेते हैं। तो पहले बनाता हूं मैं अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, तो आप मेरी हेल्प करना भाई बनवाने में। तो क्या था हमारे पास ग्लूकोज में? ये ऑक्सीजन, देन चलिए आगे, चलिए 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 चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा पहले मैं बीटा बना लूं, बीटा से डायरेक्ट अल्फा बना देंगे। तो बीटा में क्या होता था? OH ऊपर, नीचे OH, फिर ऊपर OH, फिर नीचे OH, फिर ऊपर आ जाता था CH2OH, फिर आता था H, फिर आता था H, फिर आता था H, फिर आता था H, फिर आता था H। ये तो है बीटा डी ग्लूकोज। इसके अल्फा बनाने के लिए इसको पलट देते थे बस, नीचे तो आ जाएगा OH और ऊपर चला जाएगा हमारे पास H। क्लियर है? ये बन गई हमारे पास कौन? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है बच्चे, अल्फा डी ग्लूकोज। अब आते हैं बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनेगा। तो बनाते भाई यहां पर इसके नीचे बीटा डी फ्रक्टोज बनाते हैं। तो ऑक्सीजन कुछ इस तरह से बनता था, आपको ध्यान हो तो ये पहले मैं अल्फा डी फ्रक्टोज बना रहा हूं, उसके बाद बीटा बनेगा। भाई आपको याद करने की ट्रिक है, मैंने ऐसे याद कर रखा है कि मैं पहले बीटा बनाऊंगा फिर अल्फा बनेगी, मैं पहले अल्फा बनाऊंगा फिर बीटा बनेगी मेरे से। ठीक है, जैसे आपको उचित लगे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहां पर आता था OH, यहां OH, यहां OH, यहां आ जाएगा CH2OH, यहां आ गया H और यहां आ गया है CH2OH। ये तो है बच्चे
अल्फा डी फ्रक्टोज। इसकी बीटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए बीटा बनाने के लिए आपको OH को कर देना है ऊपर और CH2OH को कर देना है नीचे। ये बन गया हमारे पास बच्चे बीटा डी फ्रक्टोज बन गई। अब क्या लिखा गया, इसका पहला कार्बन देखिए, इसका पहला कार्बन ये है, ठीक है, अल्फा कार्बन है ये, और इसका दूसरा कार्बन ये रहा। देखो पहला कार्बन इसका ये होता है, ये वाला पहला होता है, हमेशा याद रखना फ्रक्टोज का, ये वाला होता है दूसरा, ठीक, ये वाला होता है तीसरा, ये होता है चौथा, ये होता है पांचवा और ये होता है छठा। इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग कर दो, OH यहां से OH यहां से, तो बोलिए यहां से वाटर लॉस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखिए वाटर क्या हो जाएगा लॉस, तो कर दूं माइनस वाटर बाहर, ठीक, वाटर को क्या कर देता हूं बाहर कर देता हूं, तो यहां से भाई कर देते हैं वाटर को बाहर, तो यहां पर जैसे ही वाटर लॉस करूंगा तो एक ऑक्सीजन तो बची फिर भी रह जाएगी ना, तो ऐसे बॉन्डिंग बन जाएगी। तो ये जो जुगाड़ है बच्चे, ये मेरे पास जुगाड़, ये जुगाड़ आया है अब सुक्रोज। क्या है सुक्रोज, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए सुक्रोज में क्या क्या जुड़ा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज के साथ जुड़ा होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर सेकंड आपस में जुड़े होते हैं। जो ये बॉन्डिंग बनी है बच्चे, जब दो सैकेराइड की यूनिट, मोनोसैकेराइड की यूनिट ऑक्सीजन के थ्रू आपस में जुड़ती है, देखो ऑक्सीजन के थ्रू, तो इस बॉन्डिंग को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये हमारे पास सुक्रोज आ गई है भाई सुक्रोज को मैं आपको बता देता हूं इन्वर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है, इन्वर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आज ये पता कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये प्लेन पोलराइज लाइट है PPL, यदि कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है तो वो इसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मान लीजिए राइट डायरेक्शन में रोटेट हो गई है इतनी, तो पहले तो यहां थी ये, अब इतनी रोटेट होगी, तो इसका रोटेशन का एंगल ये है थीटा, कितनी रोटेट करी इसने एंगल थीटा से। यदि कोई लीवो रोटेटरी है जो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, कहां रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में, तो वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे रोटेट करेगा, देखो लेफ्ट साइड में, तो इसका एंगल कोई ना कोई क्या होगा, थीटा एंगल होगा, क्या होगा थीटा एंगल, ठीक है। तो ये एंगल जो थीटा बन रहा है यहां पर कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रोटेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं अब ध्यान से क्या बताना है आपको। देखिए सुक्रोज में जब आप पानी डालते हो, हाइड्रोलिसिस करवाते हो सुक्रोज की, तो क्या मिलती है आपको, ग्लूकोज मिलती है, और क्या मिलती है बच्चे आपको, फ्रक्टोज मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही तो मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी हुई है ये, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो सुनिए, तो सुक्रोज का एंगल ऑफ रोटेशन होता है, मैं आपको बताता हूं, वो होता है +66.5, मतलब ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, राइट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। कैसी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अरे प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट साइड में। जैसे ही सुक्रोज को आप पानी में डालते हो, हाइड्रोलिसिस करवाते हो सुक्रोज की, तो ग्लूकोज बनेगी। जो ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो होता है बच्चे हमारे पास प्लस का 52.4। कितना होता है, 52.4। कई बुक इसको 52.5 भी लिख देती है, भाई मैं 52.5 भी लिख देता हूं। तो बोलिए ग्लूकोज भी कैसी होती है, राइट डायरेक्शन में रोटेट करने वाली, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है। तो ये भी कैसी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो। प्लस 52.5 का मतलब है जो वो लाइन थी इतने एंगल में, जो थीटा उसका थीटा ये 52.5 आ जाएगा। लेकिन जो फ्रक्टोज का एंगल ऑफ रोटेशन होता है बच्चे, वो होता है हमारे पास -92.4। लेकिन ये कैसी है, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करने वाली, मतलब लीवो रोटेटरी है। कैसे लीवो रोटेटरी, अब खुद से सोचो। ये सुक्रोज है, क्या है ये सुक्रोज, इसका एंगल कितना, प्लस के 66.5, ये तो प्लस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। लेकिन जैसे आप इसमें पानी में डालोगे तो ये टूट गई, किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अब ग्लूकोज कह रही है मैं तो 52 पे लेके जाऊंगी इसको, 52 पे इधर लेके जाऊंगी, 52 पे इधर। लेकिन फ्रक्टोज क्या करेगी, मैं इसको 92 इधर लेकर आऊंगी, 92 इधर। तो नेट रिजल्ट क्या रहेगा बच्चे, इसके मिक्सचर का नेट रिजल्ट क्या रहेगा, बोलिए
माइनस का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? कितना आएगा भाई इसमें से घटाना? 14 में से 5 गया 9, और 11 में से 2 गया 9, और 8 में से 5 गया 3, 39.9 डिग्री का आएगा नहीं आएगा नेट रिजल्ट? अब सोचो, सुक्रोज तो थी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट डायरेक्शन में रोटेट करने वाली, लेकिन उसको पानी में डालती हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसका जो मिक्सचर है वो कैसा हो गया? लीवो रोटेटरी। देखो मिक्सचर का ओवरऑल रिजल्ट तो माइनस आया है ना, तो ये कैसा हो गया बच्चे? लीवो रोटेटरी हो गया है। तो बताइए ये कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो गया नहीं हो गया? सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन यहां आकर वो लीवो हो गई है क्योंकि मिक्सचर उसका लीवो है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन हो जाना, उल्टा काम हो जाना। क्या हो जाना? उल्टा। ये डेक्स्ट्रो, लेकिन यहां क्या हो गया? लीवो, तो ये इन्वर्जन हो गया, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो इन्वर्जन से वर्ड निकल के आया है इन्वर्ट। क्या वर्ड निकल के आया है? इन्वर्ट। तो ये है बच्चे हमारे पास सुक्रोज डाइसैकेराइड। किससे मिलकर बनेगा? कौन से कार्बन में बॉन्डिंग होगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? कौन सी ग्लूकोज है? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डाइसैकेराइड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डाइसैकेराइड की तरफ प्रोसीड करें, तो वो है माल्टोज। बस आपको क्या पता करना है? माल्टोज किस किस से मिलकर बना है, कहां कहां बॉन्डिंग है और क्या जुगाड़ है। बस सीधा चलते हैं माल्टोज पे। तो भाई कहते हैं कि माल्टोज बना है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है माल्टोज। इस अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर होगा फर्स्ट और इसका कार्बन नंबर होगा फोर्थ। इसका फर्स्ट कार्बन इसका फोर्थ कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। तो चलिए जोड़कर दिखा देते हैं भैया आपको डायरेक्ट सीधा। ऑक्सीजन दैट इज यहां पर है बॉन्डिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां पर ले लीजिए एक और ऑक्सीजन, देन यहां पर हो जाएगी हमारे पास कुछ बॉन्डिंग इस तरह से। तो चलिए मैं फिर से वही अल्फा बनाने के लिए मेरे को पहले बीटा बनाना पड़ेगा। तो बीटा में OH ऊपर आता है, यहां पर OH आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहां पर OH, यहां पे OH, यहां पर आ जाएगा CH2OH, H H H H। अब इनको मैं पलट रहा हूं, ठीक है। अपने अपने तरीके भैया आप कैसे याद करिए, आपको करने पड़ेंगे याद। तो ये हो गई है मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज। क्या हो गई बच्चे? अल्फा डी ग्लूकोज हो गई है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर तो डायरेक्ट ही बना लेते हैं। H H OH OH देन OH देन H देन OH देन H देन H देन OH। क्लियर है? ये भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका फर्स्ट कार्बन कहां है? ये रहा बच्चे फर्स्ट कार्बन, ये रहा फर्स्ट कार्बन। इसका फोर्थ 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन ये रहा। तो यहां से OH यहां से OH, तो देखिए वाटर लॉस होगा नहीं होगा? देखिए वाटर लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है ना? क्या लॉस हो रहा है बच्चे? यहां से वाटर लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग हो जाएगी। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से, तो यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी बच्चे ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। क्या कहलाएगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। और ये है डाइसैकेराइड कौन? माल्टोज। कौन है ये हमारे पास? माल्टोज। कर लेंगे, अच्छी बात है भाई। चलिए नेक्स्ट डाइसैकेराइड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें, तो वो है हमारे पास डाइसैकेराइड में लैक्टोज। कौन है? लैक्टोज। तो भाई लैक्टोज देखिए नाम से पता चल रहा है लैक्टिक एसिड या ऐसे मिल्क से रिलेटेड है ना, तो इसको मिल्क शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क शुगर। तो जो भाई जो न्यू बेबी होते हैं, न्यूली बोर्न बेबी, उनके लिए जो पाउडर वाला दूध आता था उसके ऊपर लैक्टोजन लिखा मिलेगा आपको, यदि आपको ध्यान से देखा हो। तो लैक्टोजन का मतलब उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है जिससे बच्चे को एनर्जी मिलती है। तो चलिए आज जान लेते हैं लैक्टोज किस किस से मिलकर बनता है। तो लैक्टोज बनता है हमारे पास बीटा डी गैलेक्टोज से, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है लैक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर होना चाहिए C1 और इसका कार्बन नंबर होना चाहिए C2। सर हम बीटा डी गैलेक्टोज को तो नहीं जानते, बीटा डी ग्लूकोज को तो जानते हैं। तो चलो बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना दो एक बार यहां पर। तो चलिए बना लेते हैं भाई बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए यहां पर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। बीटा डी ग्लूकोज क्या था? OH ऊपर OH नीचे, OH ऊपर OH नीचे, OH ऊपर CH2OH, H H H H H। ये बनी गई बीटा डी ग्लूकोज। अब इसका गैलेक्टोज बनाना है ना आपको, बस एक काम करना है,
1 2 3 4, चौथे कार्बन पे पलट दो, चौथे कार्बन पे इस बांग को पलट दो, बस बस यही काम हो जाएगा यहां पर कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए भाई, चलिए 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 चलिए, तो यहां पर आ जाएगा OH H H OH OH H, इसको पलट दो, OH ऊपर ले जाओ और H कहां आ जाएगी नीचे, CH2OH और H। ये बन गई है बीटा डी गैलेक्टोज और ये है बीटा डी ग्लूकोज। बच्चे क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। बस बस इसका कार्बन कौन सा था, फर्स्ट, देखिए ये रहा फर्स्ट कार्बन, दिस इज फर्स्ट। इसका कार्बन कौन सा था, सेकंड नहीं है भाई, सेकंड नहीं आएगा, फोर्थ आएगा भाई, यहां पर गड़बड़ हो गई है, फोर्थ आएगा, फोर्थ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहां पर फोर्थ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखो OH OH यहां से पानी लॉस हो जाएगा, देखो OH यहां से भाग गई, H यहां से भागी तो पानी लॉस, तो एक ऑक्सीजन इनके बीच में फंस जाएगी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो यहां पर ये कौन सी लिंकेज हो गई है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और हमारे पास बन गया है डाइसैकेराइड। क्या बन गया बच्चे, डाइसैकेराइड। आई होप आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें तो आता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। लेट्स प्रोसीड टू पॉलीसैकेराइड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। सबसे पहला पॉलीसैकेराइड हमारे पास है स्टार्च। क्या है, स्टार्च। देखिए स्टार्च क्या है, जितने भी प्लांट्स है जो अपना फूड स्टोर करते हैं, जैसे बनानाज है, जो बनाना होता है उसके अंदर एनर्जी होती है नहीं होती है, जितने अनाज आप खाते हो, गेहूं है, चावल है, पोटैटो है, उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है नहीं होती। तो जो प्लांट का जो स्टोर्ड फूड है ना, वही क्या होता है, स्टार्च होता है हमारे पास। तो आज जानते हैं स्टार्च कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। स्टार्च की दो तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास होती है। कितने तरह की स्ट्रक्चर है, दो तरह की स्ट्रक्चर है हमारे पास। किसकी, स्टार्च की बच्चे। ठीक है, किसकी है, स्टार्च की, जिसमें से पहली स्ट्रक्चर को बोला जाता है अमाइलोज, अमाइलोज, और दूसरी होती है बच्चे अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। आज जानेंगे दोनों में क्या फर्क है। पहले बता देता हूं, जो स्टार्च बना जुड़ा होता है बच्चे, वो जुड़ा होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है स्टार्च। तो जो अमाइलोज है बच्चे, अमाइलोज, ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है, लीनियर स्ट्रक्चर, एक चेन जैसी स्ट्रेट स्ट्रक्चर में ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ऐसे ग्लूकोज 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 जुड़ी हुई है, तो अमाइलोज है। यदि ब्रांच्ड चेन है, मान लीजिए ग्लूकोज की एक चेन, तो ये एक चेन नीचे वो आपस में जुड़ी हुई, तो वो अमाइलोपेक्टिन है। वो क्या है, अमाइलोपेक्टिन। अभी आप देख ले तो बस एक बार अल्फा डी ग्लूकोज बना लीजिए, जोड़कर बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए भाई यहां पर बना लेता हूं मैं अल्फा डी ग्लूकोज, दैट इज O। देखते हैं, बस जल्दी जल्दी करेंगे बस, और कुछ नहीं है यहां पर बचा हुआ। यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर CH2OH, H H H H, और यहां पर OH। बन गए अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट। एक और जोड़ दो, एक और लिख दो बस यहां पर जल्दी से। ऑक्सीजन कुछ इस तरह से, HOH HOH OH H OH H H CH2OH। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं भी, अभी ध्यान से देखते रहना बस। HOH HOH, that is OH H, that is H OH, that is H CH2OH। बन गई अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बना दोगे स्ट्रेट चेन में। अब इस अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर लेना 1, इसका लेना 4th, इसका फिर 1/4। देखो कैसे, इसका फर्स्ट ये रहा फर्स्ट, यहाँ OH, और इसका 4th ये रहा 4th कार्बन। तो यहां से हो जाएगा पानी लॉस, यहां से क्या लॉस हो जाएगा बच्चे, पानी, तो ऑक्सीजन आ जाएगी, जुड़ जाएगी इस तरह से। यहां पर इसका फर्स्ट, इसका 4th, तो यहां से क्या लॉस हो जाएगा बच्चे, वाटर, तो ऑक्सीजन इस तरह से लॉस हो जाएगा। अगेन इसका ये फर्स्ट आगे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन इस तरह से आगे बॉन्डिंग होती रहेगी ना, और यहां से पीछे बॉन्डिंग होती रहेगी ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बच्चे, ये बन गई अमाइलोज। क्या बन गई है, अमाइलोज। क्योंकि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है अमाइलोज की और इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है हमारे पास बच्चे। क्या होता है, अमाइलोज
वाटर सोल्यूबल होता है। क्लियर और नोट, यस और नो, क्लियर है। तो अमाइलोज में बॉन्डिंग होती है C1 और C4 के बीच में, क्लियर। अब बनाते हैं अमाइलोपेक्टिन, जो वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है। क्या है? वाटर इनसोल्यूबल पार्ट। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और इसी के कारण ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो देखो करें, इसी की एक और लाइन नीचे बना दो, इसी की एक और लाइन कहां बना दो? नीचे बना दो। चलो बनाए। तो भाई ये कैसे बनाएंगे? नीचे देखो बनाते हैं। चलो इसी से बनाऊंगा मैं अमाइलोपेक्टिन भाई, ठीक है। कैसे बना रहा हूं मैं? देखिए इसी की एक और लाइन यदि मैं नीचे बनाऊं तो कैसे बनेगा बच्चा लोग, कैसे बनेगा? सोचिए भाई सोचिए। हाँ भाई ये कैसे बनानी पड़ेगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलिए बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। यहां से अमाइलोपेक्टिन के लिए ऑक्सीजन, देन कुछ इस तरह से, ये लो भाई, ये लो H H OH H OH OH, सेम अल्फा डी ग्लूकोज ही रहेगी, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, सेम अल्फा डी ग्लूकोज ही रहने वाली है। H यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, क्लियर है। चलिए एक और बना दीजिए यहाँ पर, सेम इसी तरह से। HOH HOH OH H OH H CH2OH देन H। देखिए क्या करना है आपको, जो ऊपर वाली चेन है ना, ऊपर वाली चेन, इसके नीचे यहां पर बताइए OH था या नहीं था? था। पहले तो इसको जोड़ दो, पहले तो यहां से जोड़ दो, यहां से यहां जोड़ोगे तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। और ये आगे बॉन्डिंग करती रहेगी इस तरह से, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग करती रहेगी, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग होती रहेगी। ये ऑक्सीजन के थ्रू आगे बॉन्डिंग करती रहेगी, ऑक्सीजन, देन ये बॉन्डिंग आगे होती रहेगी। अब देखो ऊपर वाली चेन का पहला कार्बन, नीचे वाली चेन का छठा कार्बन, 1 2 3 4 5 6, छठा कार्बन तो ये, इसके बीच में भी बॉन्डिंग बना दो। अब तो यहां पर हो गया बच्चे O और CH2 के बीच में, ठीक है। तो देखिए ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो गई, एक तो चेन ये चली हुई है, एक चेन ये चली हुई है, इसी तरह से ये कहीं ना कहीं इसका पहला कार्बन आगे का नीचे बॉन्डिंग कर लेगा। तो कैसी स्ट्रक्चर हो गई है बच्चे? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो गई है बच्चे। कैसी स्ट्रक्चर हो गई है? ब्रांच। तो ये बन गया है अमाइलोपेक्टिन। अब तो अमाइलोपेक्टिन में कौन से हैं? C1 C4 जुड़े हुए हैं, देखो C1 C4 C1 C4, और C1 और C6, देखो ऊपर वाले का C1 और नीचे वाले का C6, इनके बीच में कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और ये है अमाइलोपेक्टिन। और ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड का पहला एग्जांपल कौन सा? स्टार्च। क्या है? स्टार्च। कर लेंगे बच्चे स्टार्च? यस सर बिल्कुल कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड की तरफ प्रोसीड करें, तो वो है हमारे पास सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भाई जितने भी हरे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, घास फूस वगैरह, उनमें सेल्यूलोज भरा पड़ा है। जैसे जो ये पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये घास फूस चरने वाले जो पशु होते हैं, बेसिकली जो घास फूस खाते हैं, तो उस घास फूस में सेल्यूलोज भर भर के, भाई हमारी बॉडी में सेल्यूलोज नाम का एंजाइम नहीं होता, तो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कहीं घास फूस खाने लग जाओ कि बॉडी में सेल्यूलोज मिल जाएगी, मतलब ग्लूकोज मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो सेल्यूलोज भी क्या है हमारे पास? पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब जिसमें नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें कौन किससे मिलकर बना है? ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है, बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज जोड़ते जाइए। कौन सा कार्बन? पहले का C1, अगले का C4 कार्बन। तो चलिए बना लेते हैं सेल्यूलोज। तो मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज मुझे बनानी पड़ेगी, एक बार बना लेते हैं भाई बीटा डी ग्लूकोज। तो क्या हो जाएगा? OH, that is OH, 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 that is CH2OH, then H, then H, then H, then H। ये बीटा डी ग्लूकोज की एक यूनिट हो गई। चलिए अगली यूनिट पे चलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज की, ठीक है। ऑक्सीजन, देन यहां बॉन्डिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। OH, then OH, then OH, then OH, then CH2OH, ठीक है, CH2OH, then H, then H, then H, then H, then H। एक और यूनिट जोड़ लेता हूं भाई मैं यहां पर बीटा डी ग्लूकोज की, ऑक्सीजन, देन कुछ यहां से कुछ इस तरह से हो जाएगी बॉन्डिंग, ठीक है। OH, 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 then OH, then CH2OH, H, 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 H और H। हो गई है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज देखो
इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फोर्थ कार्बन, OH और OH के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी। यहां पर इस तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी। ये OH इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी हमारे पास, और ये OH आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर लेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ का जो OH है बच्चे, OH ये आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर लेगा, और इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गई है, सेल्यूलोज बन गई है बच्चे। क्या हो गई है, सेल्यूलोज हो गई है। तो यहां पर हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स में आपको बस इतना ही करना है, और आपको पॉलीसैकेराइड में करने की जरूरत नहीं है। तो भाई मैंने इस वीडियो लेक्चर के बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से पहचाने कि कोई रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में अब एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप तो बचा नहीं है। तो अब कैसे पहचानेंगे कोई रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, तो पहचानते हैं। ये पता करने के लिए आपको रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, तो क्या करना है आपको, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है बच्चे, साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन, इसके ऊपर खड़ा हो जाना है। खड़े हो गए, इधर वाले कार्बन और इधर वाले कार्बन को आपको देखना है आंखों से, आंखियों से तीर मारे, है ना, आंखों से देखना है। यदि इस कार्बन पे डायरेक्टली OH लगा हुआ है तो है रिड्यूसिंग, तो है रिड्यूसिंग शुगर। यदि यहां पर, इस पे भी हो सकता है, दोनों पे होना जरूरी नहीं है, एक पे, या तो इस पे OH हो या इस पे OH हो। यदि OH है यहां या यहां, कहीं पर भी एक जगह पे, दोनों पे है तब भी रिड्यूसिंग है, एक पे है तब भी रिड्यूसिंग है। यदि नहीं है, यदि यहां पर इस ऑक्सीजन के इधर वाले और उधर वाले कार्बन पे यदि डायरेक्टली OH लगा हुआ है तो रिड्यूसिंग है, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग है। अदरवाइज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। तो चलें, ये जो सेल्यूलोज बनी हुई इसी को देखो। चलो इस ऑक्सीजन पे खड़े हो जाओ, यहां ये रही ऑक्सीजन, यहां खड़े हो गए। इधर इस कार्बन पे OH ना, डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा हुआ ना, कार्बन लग के फिर OH लगा हुआ है, नीचे भी OH नहीं है, इधर ना ना OH तो है ही नहीं यहां पर भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये सेल्यूलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सामने बनी हुई दोनों डाइसैकेराइड्स हैं, आप पहचान लेना ये सुक्रोज है, लैक्टोज है, या कौन है हमारे पास, या माल्टोज है। आप सीधा ये देखिए रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, चेक करो। तो चलिए इसको देखते हैं भाई, इसको देखो, इस ऑक्सीजन पे खड़े हो, इधर OH नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए कार्बन के साथ, नहीं, इधर OH नहीं है, इधर नीचे आओ, फिर इधर OH नहीं है डायरेक्ट, इधर OH नहीं, तो ये नॉन रिड्यूसिंग है। क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इधर आओ, यहां ये OH ऊपर नीचे नहीं है, अरे यहां है, देखो यहां है, बिल्कुल है, देखो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट OH लगा हुआ है। लेफ्ट साइड में आना, लेफ्ट साइड में, हाँ इस ऑक्सीजन पे नहीं है। तो इसका मतलब इस पूरी में ना, इस पूरी में ये पूरी रिड्यूसिंग बोली जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन के साथ तो है कम से कम OH, है या नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग बोली जाएगी। ऐसा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको ये दे देंगे और इसमें से ये पूछेंगे कि बताओ ये रिड्यूसिंग पार्ट है या ये रिड्यूसिंग पार्ट है, तो आंसर देंगे आप ये वाला रिड्यूसिंग पार्ट है, क्योंकि इसमें OH प्रेजेंट है ना। लेकिन ये पूरे का पूरा रिड्यूसिंग ही बोला जाएगा, तो पहचान लेंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो यहां पर हमारे पास भाई कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट होते हैं। तो कैसा लगा है आपको वीडियो लेक्चर, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, तो जरूर बताएं हमें, ठीक है।